हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जिस पर मैं और मेरी पूरी टीम जो है आपकी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाली है। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको पूरी की पूरी जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो मिलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के पैकेज या कूपन वाला कोई भी सिस्टम नहीं है, कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक छोटा सा क्लिक करना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर और वहां से आपकी जो एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्रीली स्टार्ट हो जाती है। बात समझ में आ रही है? और देखते हैं कि आज हम किन चीजों के बारे में इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं, है ना? तो ध्यान से देखिए, अभी हम बात करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत जरूरी है। हम बात करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, क्लास 10th के केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आज हम उनको कवर करने वाले हैं। कहानी समझ में आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हीं बातों के साथ में और देखते हैं कि जो पहला सवाल है उसमें क्या पूछा गया है ना? ध्यान से देखिए। अब भाई पहले सवाल में पूछा गया है कि जो लिथियम है उसका विकर्ण संबंध किसके साथ में होता है। सवाल पैदा होता है ये जो विकर्ण या डायगोनल है इसका मतलब क्या होता है ना? तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हमें ना हर सवाल जो है राइट, यहां पर जो हर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स उसका आंसर छुपा हुआ है आपकी आवर्त सारणी में। मतलब ये कि जब ये पूरा सेशन खत्म होगा तब तक मैं पूरी की पूरी जो आवर्त सारणी है, बात समझ में आ रही है, मतलब क्वेश्चंस भी करेंगे और पूरी की पूरी जो पीरियोडिक टेबल है ना उसको दिमाग में फिट कर लेंगे। तो चलिए एक डेमो पीरियोडिक टेबल बनाते हैं और समझते हैं कि लिथियम जो है वो कौन से एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है इन सभी एलिमेंट्स में से। बात समझ में आ रही है? तो आपने देखा होगा कि जो आपकी आवर्त सारणी है ना स्टूडेंट्स वो कैसे होती है भाई। तो देखो यहां कहीं पर एस ब्लॉक होता है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, इधर कहीं पर डी ब्लॉक होता है, देखो यहां कहीं पर डी ब्लॉक होता है और इधर कहीं पर जो है आपका फिर पी ब्लॉक होता है। बात समझ में आ रही है? और नीचे की तरफ जो है एक इस तरीके से आवर्त बने होते हैं दो और उसमें होता है आपका एफ ब्लॉक। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे आप, यदि आप बात करेंगे लिथियम की तो यहां कहीं पर देखो, इसको थोड़ा सा हम डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर लिथियम है, यहाँ पर सोडियम है, इधर पे बेरिलियम है और यहाँ पर है आपका मैग्नीशियम। तो अब आप मुझे बताइए कि लिथियम का जो विकर्ण है, डायगोनल है, वो किसके साथ बन रहा है भाई? तो आप ध्यान से देखेंगे तो लिथियम और किसका बन रहा है? मैग्नीशियम का बन रहा है। मतलब ये कि इनकी बहुत सारे गुणधर्म कैसे होंगे भाई? वो समान होंगे। किसके? लिथियम के। किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। मतलब ये कि सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है ना वो छुपा हुआ है आवर्त सारणी में। बात समझ में आ रही? तो आंसर क्या होना चाहिए भाई? तो देख लेते हैं। सोडियम के साथ नहीं होगा तो आंसर होना चाहिए हमारा मैग्नीशियम के साथ। चलो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, पर आप ध्यान रखें ये जो पीरियोडिक टेबल है क्वेश्चंस भी करते जाएंगे और पीरियोडिक टेबल जो है आवर्त सारणी जो है उसको पूरा का पूरा हम आज सीखने वाले हैं, है ना? तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? मैग्नीशियम। क्रॉस चेक किया गया, बिल्कुल सही बात है, आंसर है हमारा मैग्नीशियम। चलो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और पूछा गया है भाई आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? तो याद कीजिए आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसकी आधार किसने रखा था? हेनरी मोसले ने रखा था और उन्होंने बात की थी परमाणु क्रमांक के बारे में। मतलब ये कि जो आधार है वो क्या होगा? परमाणु क्रमांक। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थी भाई? परमाणु भार पे। पर आधुनिक आवर्त सारणी बोले तो आपका परमाणु क्रमांक। कहानी समझ में आ रही है? चलिए इसको भी क्रॉस चेक करते हैं और देखते हैं कि इसके बाद वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। चलो देखो, अब पूछा गया तृतीय आवर्त का तत्व कौन सा है। ठीक है, अब यदि हम सीधे आंसर की तरफ चले जाएंगे तो ये तो रटना हो गया और मैं हमेशा से कहता हूं कि रटने की जरूरत नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है। बात समझ में आ रही है? तो जब आपसे पूछा जाए कि भाई आवर्त संख्या क्या है तो इसका आंसर छुपा होता है परमाणु क्रमांक में। तो एक काम करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, सोडियम से स्टार्ट करते हैं। परमाणु क्रमांक कितना है भाई? ध्यान से देखिएगा, परमाणु क्रमांक है 11। तो क्या होगा ये? इसका विन्यास कैसे होगा? 2 होगा, 8 होगा, 1 होगा। मतलब ये कि जो अंतिम विन्यास है ना, ध्यान से देखिएगा। तो ये कौन सा कैसे हो गया भाई आपका? ये पहला हो गया, ये दूसरी कक्षा हो गई और ये तीसरी कक्षा हो गई। तो ये देखो आपका जो एस ब्लॉक का एलिमेंट है जिसके अंत में कितना आ रहा है भाई? 1 आ रहा है। वो कौन सी कक्षा में आ रहा है? कौन से आवर्त में आ रहा है? तो तीसरे में आ रहा है। तो आंसर तो जो है वो पहला ही वाला सही होना चाहिए। कौन सा? सोडियम। इसी तरीके से हम पोटेशियम का देख लेते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम का देखेंगे तो कैसे होगा? तो देखो 19 है ना, तो 2 हो गया, 8 हो गया,
8 हो गया, 1 हो गया। तो यहां पर आवर्त कितने होंगे भाई? 4 होंगे। ठीक है, बोरॉन का हम देख लेते हैं। तो बोरॉन कैसा है? तो भाई 5 है। तो कैसे होगा? सॉरी, कैसे होगा? 2 और 3 होगा। जब 2 और 3 होगा ना, तो इसका मतलब आवर्त कितने होंगे भाई? तो यहां पर आवर्त संख्या हो जाएगी आपकी, आवर्तों की संख्या 2 हो जाएगी। तो अब ध्यान से देखिए, तृतीय आवर्त में सिर्फ क्या पाया जा रहा है? आपका सोडियम। आंसर। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से जो है ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको सीखेंगे, किसी भी चीज को रटेंगे नहीं और एग्जाम में पूरी तैयारियों के साथ जाएंगे। बात समझ में आ रही है भाई? कब पूछा गया था? तो ये पूछा गया था 2011 में। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ेंगे, इसको चेक कर लेते हैं पहले। बिल्कुल सही बात। चलिए भाई, अगले सवाल में क्या पूछा गया है? विकर्ण संबंध के तत्व कौन से हैं? बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था लिथियम और मैग्नीशियम है, बट फिर भी हम बना लेते हैं क्योंकि आप यदि ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो देखो यहां कहीं पर हम लोगों ने एस ब्लॉक बनाया था स्टूडेंट्स, है ना भाई? पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है तो किसकी बात होगी? उस जगह की जहां पर एलिमेंट्स रहते हैं, यानी कि ब्लॉक्स की। कौन से? तो एस, पी, डी, एफ। ठीक, चलो ध्यान से देखेंगे। और भी ऐसे नीचे होते हैं, पूरे नहीं बनाएंगे। यहां कहीं पर हाइड्रोजन है, उसके बाद लिथियम है, उसके बाद सोडियम है, देन पोटेशियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, और यहां पर क्या है भाई? तो पोटेशियम के बाद कैल्शियम है, और भी बहुत सारी कहानी है। कैसे याद करवाया था? याद करो, हेलिना कब्र से फरार। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे बच्चे कैसे याद रखते हैं? हेलिना की रब से फरियाद। बट हमारी जो हेलिना है वो बड़ी क्रिएटिव है, मतलब ये कि वो हेलिना कब्र से फरार के रूप में हम उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा भाई, किसके बारे में बात हो रही है? विकर्ण संबंध के बारे में बात हो रही है। मतलब ये कि ध्यान से देखो, एक तो ये दिख रहा है मुझे, और एक बेरिलियम जो है ना, उसका यहां पर एल्यूमिनियम होता है। तो एल्यूमिनियम जो है वो किस में होता है भाई? तो वो पी ब्लॉक में होता है। तो याद रखेंगे, लिथियम जो है उसका किससे है? मैग्नीशियम से है। और बेरिलियम का किससे है? तो उसका एल्यूमिनियम से है। तो ये दो ऐसे युग्म हैं जिनके बीच में होता है विकर्ण संबंध। मतलब ये कि इनका आकार लगभग बराबर होता है। ठीक है, इनके जो गुणधर्म होते हैं बहुत सारे, वो लगभग एक जैसे होते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं विकर्ण संबंध। तो आंसर लिथियम और मैग्नीशियम होना चाहिए। लिथियम और सोडियम क्यों नहीं हो सकता? विकर्ण है ही नहीं, एक ही रेखा में आ रहे हैं। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन ये भी नहीं हो सकता। लिथियम और बेरिलियम ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर होगा हमारा लिथियम और मैग्नीशियम। कहानी समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिए, चेक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए, इनमें से क्षारीय धातु कौन सी है? तो हम सब ने ये सीखा है कि जो हमारा एस ब्लॉक होता है ना, उसमें दो समूह पाए जाते हैं, पहला समूह और दूसरा वाला। तो पहले और दूसरे दोनों ही समूह कैसे होते हैं भाई? क्षारीय होते हैं। पहले वाले को हम क्षारीय समूह कहते हैं, दूसरे वाले को हम मृदा क्षारीय समूह कहते हैं। ठीक है, चलो, तो आंसर होना चाहिए हमारा, ये नहीं हो सकता, इस ब्लॉक में है ही नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। अब ये जो आता है, ये किस में आता है? क्षारीय में। और ये किस में आता है? ये आता है क्षारीय मृदा में। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ भाई? तो इसका मतलब ये हुआ, रुको, इसका मतलब ये हुआ कि जो समूह एक है ना, ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगा आपका क्षारीय, और जो समूह दो है, जो समूह दो है, ये होगा आपका क्षारीय मृदा। तो आंसर क्या होना चाहिए थी? सिर्फ क्षारीय पूछा है तो सोडियम होना चाहिए। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि क्षारीय और देखो, पहला समूह जो है ना, उसके जो तत्व होते हैं उसको हम क्षारीय बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं क्षारीय मृदा। बात समझ में आ रही है? इसलिए आंसर होना चाहिए सोडियम। चलिए, अब पूछा गया है निम्न तत्व में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आवर्त चलन। क्या बोलते हैं? आवर्त चलन। क्योंकि जो आपकी आवर्त सारणी है उसमें बहुत सारे जो तत्व होते हैं उनको हम कैसे जमाते हैं भाई? परमाणु क्रमांक के हिसाब से। पर उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा धनात्मक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा ऋणात्मक होते हैं। ऋणात्मक होने का मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करते हैं, ठीक है। धनात्मक होने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉनों को क्या भाई दान कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? सॉरी। तो ध्यान से देखिए, निम्न तत्व में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है? तो क्या होगा भाई? जो सबसे अच्छा, जो
सबसे, ठीक है, जो सबसे अच्छा क्या होगा, धातु होगा, जो सबसे अच्छा धातु होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता कैसी होगी, ठीक है, सबसे कम होगी, यानी कि धनात्मकता कैसी होगी, सबसे ज्यादा होगी। चलो चेक कर लेते हैं भाई। तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है ना, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये बना हमारा पीरियोडिक टेबल। बार बार पीरियोडिक टेबल बनाकर मैं सारी जो चीजें हैं वो आपके दिमाग के अंदर फिट करने की कोशिश करूंगा, मतलब ये कि किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं भाई। तो अब देखो, लिथियम से स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहां से स्टार्ट करते हैं, लिथियम से, है ना। ध्यान से देखेंगे, यहां लिथियम होता है, इधर पे बेरिलियम होता है। थोड़ा बड़ा बना लेंगे इसको, हाँ थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, रुको बड़ा बना लेते हैं थोड़ा सा, रुको ये बड़ा बना लेते हैं थोड़ा सा ना, ध्यान से देखो। तो ये रहा आपका एस ब्लॉक, ये देखो ये रहा आपका एस ब्लॉक, यहां कहीं से होगा आपका डी ब्लॉक और इधर कहीं से होगा आपका पी ब्लॉक। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ध्यान से देखेंगे आप सभी भाई, यहां कहीं पर लिथियम होता है और उसके पड़ोस में पाया जाता है बेरिलियम, और फिर यहां से जो आपकी गाड़ी है वो आगे बढ़ती है। ध्यान से देखेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक के बाद एक सारे कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर फिट करेंगे स्टूडेंट्स, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी हमेशा आपके साथ है, आपकी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए और आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो बेरिलियम हो गया भाई, यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर बोरॉन आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको भी ब्लैक से ही लिखते हैं। बोरॉन आएगा, कार्बन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहां पर आएगा नियॉन। और एक काम करते हैं, वो धातु वाला जो भाग है उसको 1 मिनट के लिए हटा देते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ हाइड्रोजन आएगा और चलो याद रखेंगे आप इस चीज को, ठीक है। और ये यहां पर आ जाएगा आपका हीलियम। अब ध्यान से आप देखें, ठीक, इस तरीके से जो है हमारा, मतलब बहुत सारे सवाल आप लोगों के एस ब्लॉक से पूछे जाएंगे और कहां से पूछे जाएंगे भाई, पी ब्लॉक से। और पूरा याद करने की जरूरत ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है बच्चा, आप लोगों को ये लगता है कि आपने यदि पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर लिया तो केमिस्ट्री बन जाएगी। पूरा याद करने की जरूरत ही नहीं है, ना सिर्फ 10th में, जबकि 11th 12th में भी आपको ये सारे एलिमेंट्स नहीं पता है। पता है, बहुत अच्छी बात है, पर यदि सारे एलिमेंट्स आपको नहीं पता है तो भी आपका काम चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया। अब ध्यान से देखो भाई, नियॉन तक हो गया, इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद सोडियम करना है। और क्या करना है भाई, सोडियम के बाद आपका मैग्नीशियम आ जाएगा, मैग्नीशियम के बाद यहां कहीं पर होगा आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और ये यहां पर यार इतने में हमारा काम चल जाएगा। कहानी समझ में आ गई? तो अब आप मुझे बताइए, देखो क्या लिखा था, निम्न में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है, जिसकी धात्विक गुण कैसे होंगे, सबसे ज्यादा होंगे। मतलब ये कि जो विद्युत ऋणात्मकता है ये इस तरफ बढ़ती है, ऐसे विद्युत ऋणात्मकता जो है वो उस तरफ बढ़ती है। मतलब सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन सा है भाई, आपका फ्लोरीन है। बात समझ में आ रही है? तो जो ज्यादा अच्छा क्या होगा भाई, आपका अधातु होगी। अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है, ज्यादा होती है। और धातुओं की कैसी होती है, तो भाई कम होती है। तो देख लेते हैं, तो इस तरफ धात्विक, देखो ये होगा आपका विद्युत ऋणात्मक, ठीक है। और धात्विक गुण कैसे बढ़ता है, तो ध्यान से देखेंगे, धात्विक गुण जो है वो इस तरीके से बढ़ता है। बात समझ में आ रही है? धात्विक गुण जो है वो इस तरीके से बढ़ता है। तो सीधी सी बात ये पूछा गया है कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है, मतलब जो इस तरफ होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब जो बाएं की तरफ होगा और नीचे की तरफ होगा। क्योंकि देखो, आप दाएं की तरफ यदि जा रहे हो और ऊपर जा रहे हो तो ऋणात्मकता कैसी हो रही है, बढ़ रही है। तो यदि आप बाएं की तरफ आओगे और नीचे की तरफ आओगे तो ऋणात्मकता कैसी होगी भाई, कम होगी। तो पीरियोडिक टेबल से समझ लेते हैं, साथ साथ में ये वाला पॉइंट भी कवर कर लेंगे, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अब सोडियम है, मैग्नीशियम और सोडियम में ज्यादा क्या होगा, तो भाई सोडियम होगा। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में, तो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में एल्यूमिनियम होगा। तो सबसे ज्यादा ऋणात्मक कौन सा हुआ, सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, और लास्ट में आया आपका सोडियम। मतलब सोडियम की जो ऋणात्मकता है वो कैसी होगी भाई, है ना, तो वो कैसी होगी, सबसे कम होगी। तो आंसर क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से, आंसर होना चाहिए सोडियम।
कहानी समझ में आ रही है? इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर, और यदि कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पुट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? चलो जल्दी से कर लो। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये क्यों लिखा आपने? तो बच्चों इसका आपस में कनेक्शन होता है, जिसका धात्विक गुण ज्यादा होता है उसकी ऋणात्मकता कम होती है। मतलब ये कि एक क्वेश्चन से हम दो कॉन्सेप्ट जो है उस पर निशाना मारने वाले हैं। बात समझ में आ गई है? चलो देख लो, देख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं बढ़िया से और देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। तो अगला सवाल पूछा गया है, भाई सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? बात समझ में आ रही है? मतलब बात हो रही है यहां पर आवर्त चलन की, यानी पीरियोडिक ट्रेंड्स की। तो पूछा गया है कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको एक बार जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि इसके बाद आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाए। तो देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये है वो कॉन्सेप्ट, वो रहा पीरियोडिक टेबल, और इस तरफ दिए गए हैं आपके जो पीरियोडिक ट्रेंड्स है ना, उनके बारे में जानकारी। कैसे भाई? तो पीरियोडिक टेबल ऐसा है, आप देखो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं अभी उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। मतलब ये कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बाद ये जो सारे क्वेश्चंस अभी हम करने वाले ना स्टूडेंट्स, ये लगेंगे आपको बिल्कुल हलवा। बात समझ में आ रही है? चलिए भाई सबसे पहले बात करते हैं आकार या त्रिज्या की। तो नीचे की तरफ जाने पर जो आकार या त्रिज्या है वो बढ़ेगी। ये जो एरो है वो बढ़ते हुए क्रम को दर्शा रहा है। तो नीचे की तरफ जाने पर आकार क्या होगा? बढ़ेगा। और यदि आप किस तरफ आ रहे हो भाई, दाएं से बाई की तरफ आ रहे हो, यानी कि पी ब्लॉक से एस ब्लॉक की तरफ आ रहे हो, तो भी जो आकार है वो बढ़ेगा। कहने का मतलब यह है कि यदि मैं लिखता हूं यहां पर सोडियम और उसके नीचे मैं लिखता हूं पोटेशियम, तो सोडियम से बड़ा क्या होगा? आपका पोटेशियम होगा। कहानी समझ में आ रही है? सोडियम से बड़ा क्या होगा? पोटेशियम होगा। पर सोडियम के पड़ोस में क्या पाया जाता है भाई? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। तो जो मैग्नीशियम है वो सोडियम से छोटा होगा, वही तो समझा? ध्यान से देखो, मैग्नीशियम से बड़ा कौन होगा? तो मैग्नीशियम से बड़ा होगा सोडियम, सोडियम से बड़ा क्या होगा भाई? पोटेशियम होगा। मतलब नीचे जाने पर आकार बढ़ेगा, आप यदि दाएं से बाएं आ रहे हो तो भी आकार बढ़ेगा। कहानी समझ में आ गई? पहला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल तरीके से हो गया। चलो पहला वाला क्लियर, दूसरे वाले पर आते हैं, आयनन ऊर्जा। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है? एक बार जल्दी से कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यहीं से पूछे जाएंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से पूछे जाएंगे। चलिए बात हो रही है आयनन ऊर्जा की। क्या होता है ये आयनन ऊर्जा? तो ध्यान से देखेंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके परमाणु से निकालने के लिए जो मिनिमम यानी न्यूनतम ऊर्जा दी जाती है, हम उसको कहते हैं आयनन ऊर्जा या आयनीकरण ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। विज्ञान में क्या होता है, एक ही चीज के ना अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं, तो उससे आपका कंफ्यूजन जो होता है वो बढ़ जाता है और जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बट वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी में आपके साथ है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। बात समझ में आ रही है? तो भाई आयनन ऊर्जा जो है वो कैसी बढ़ेगी? ऊपर की तरफ बढ़ेगी। मतलब ये नीचे जाने पर कैसी होगी? कम होगी। फिर से आ जाते हैं यहीं पर, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इन चार एलिमेंट्स पर खेल खेलना स्टार्ट करेंगे। कौन से हैं भाई? तो यहां सोडियम है, इसके नीचे पोटेशियम है, यहां मैग्नीशियम है और यहां कैल्शियम है। तो बताओ सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा किसकी होगी? तो आयनन ऊर्जा उधर जाने पर क्या हो जाती है? बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा किसकी होगी? तो मैग्नीशियम की होगी, क्योंकि इधर बढ़ रही है और ऊपर भी बढ़ रही है, तो वही तो बनाया गया है। ध्यान से देखिए, उस तरफ जाने पर आयनन ऊर्जा कैसी हो रही है? बढ़ रही है। ऊपर की तरफ जाने पर भी कैसी हो रही है? बढ़ रही है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आयनन ऊर्जा आप जब बाएं से दाएं जाओगे, यानी कि जब आप अधातुओं की तरफ जाओगे, तो आयनन ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसी तरीके से आप जब नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो भी आयनन ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो आयनन ऊर्जा वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है भाई? धात्विक गुण। तो हमेशा याद रखें, आकार और धात्विक गुण जो होता है, इनका जो चलन है, जो ट्रेंड है, वो कैसा होता है? वो एक समान होता है। मतलब ये कि इन सब में सबसे अच्छी धातु कौन सी होगी भाई? पोटेशियम होगी। क्यों होगी? सबसे नीचे सबसे बाएं। बात समझ में आ रही है? सबसे नीचे और सबसे बाएं, तो कौन सी आ रही है? पोटेशियम आ रही है। तो पोटेशियम सबसे ज्यादा धात्विक होगी, है ना? अच्छा, अब बात करते हैं किसकी? विद्युत ऋणात्मकता की। इसको हटाना नहीं है, हाँ जी, विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता और आयनन ऊर्जा एक समान होती है। ध्यान से देखो, मतलब ये कि ये जो चीज मैंने यहां पर बनाई हुई है ना, इससे होगा अभी केमिस्ट्री के इस चैप्टर का खेल। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखेंगे, आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता जो है, इनका जो चलन होता है वो एक समान होता है। लास्ट में आते हैं हम परमाणु क्रमांक पे।
तो भाई परमाणु क्रमांक क्या होगा, सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम का होगा, मैग्नीशियम ज्यादा कैल्शियम का होगा, मतलब उस तरफ जाने पर भी बढ़ रहा है, नीचे आने पर भी बढ़ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स या आवर्त चलन। कहानी समझ में आ गई। इन पांचों को है ना अपनी कॉपी में बढ़िया से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, पक्का पक्का। इनसे हम धमाका करने वाले हैं हमारे जो क्वेश्चंस है ना वहां पर। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और फिर जो है एग्जामिनेशन में हंगामा करके आएंगे। बात समझ में आ गई। चलिए पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सब लोगों को। दूसरे वाले की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब दूसरे वाले में पूछा गया है कि कौन सा जो तत्व है, 2 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट्स, कौन सा जो तत्व है उसकी संयोजकता क्या है, संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या है, आबंध कितने बनाता है और तत्व का प्रकार क्या है। तो इसको भी जल्दी से समझ लेते हैं। बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखिएगा। भाई संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या होता है स्टूडेंट्स, अंतिम कक्षा किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है अंतिम कोश। किसकी बात हो रही है भाई, तो अंतिम तो अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना उसी को हम बोलते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है। तो एक चीज हमेशा याद रखें, हर तत्व जो रहता है, किसी भी तत्व के जो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 8 से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब यह है कि तत्व कोई भी हो, है ना, उत्कृष्ट गैसों को यदि आप छोड़ दें तो तत्व आपका कोई भी, उनको भी ले लें, उनको भी ले सकते हैं, कोई भी ऐसा तत्व है जिसके आपकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है भाई, 8 से ज्यादा नहीं हो सकती है। कहानी समझ में आ रही है। तो देखिए अभी आने वाला है मजा। संयोजक इलेक्ट्रॉन है भाई 1 2 3 4। मतलब यदि किसी के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है तो भैया उसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी, और आबंध जो है ना वो भी 1 होगा। इसलिए जब आप सोडियम की बात करते हैं तो उसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1, तो संयोजकता कितनी है, 1, तो आबंध भी कितने बनाएगा, 1। कहानी समझ में आ रही है। तो देखो क्या सीखा, संयोजक इलेक्ट्रॉन सीखा, संयोजकता सीखी। तो 1 2 3 4 उसी तरीके से संयोजकता भी होगी 1 2 3 4 क्रमशः। अब यदि बात करते हैं हम तत्व का प्रकार क्या है, तो यदि संयोजक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो सामान्यतः, क्योंकि अपवाद केमिस्ट्री में बहुत सारे होते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप, बट सामान्यतः वो जो चीज है वो कैसी होगी, तो वो धातु होगी। कहानी समझ में आ रही है। मतलब यदि अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है जैसे कि कैल्शियम की बात हो रही है, या 3 है जैसे कि एल्यूमिनियम की बात हो रही, तो वो चीज कैसी होगी स्टूडेंट्स, तो भाई वो धातु होगी। कहानी समझ में आई। इसी तरीके से यदि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5 6 7 8, लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने, 5 6 7 8, तो संयोजकता क्या होगी क्रमशः 3 2 1 0। जैसे कि आप नाइट्रोजन की बात करते हैं तो आपका जो नाइट्रोजन है भाई कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है, तो क्या होगा विन्यास, तो भाई 2 होगा और 5 होगा। मतलब ये कि आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 है। अब जब 5 इलेक्ट्रॉन्स आखिरी कक्षा में हैं तो संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। क्या आपको ये कहानी समझ में आ रही है। मतलब ये कि नाइट्रोजन सामान्यतः कितने आबंध बनाएगा, 3 बनाएगा। तो इसी में छुपा है पूरा कॉन्सेप्ट जो क्लास 12 तक आपके काम आएगा। मतलब यदि लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अष्टक पूरा करने के लिए और कितने चाहिए, सिर्फ 3 ना, इसलिए संयोजकता क्या होगी, 3 होगी। कहानी समझ में आ रही है। अब यदि किसी के, अब जैसे आपने नियॉन ले लिया, नियॉन 10 है आपका, अब ये कहा आपने 2 और 8, अब अंतिम कक्षा में ही 8 है तो संयोजकता कितनी हो गई भाई, 0। अब जब संयोजकता 0 हो गई तो आबंधों की संख्या भी कितनी हो गई, 0। इसलिए आपने नियॉन का कोई भी यौगिक ही नहीं देखा होगा क्योंकि वो आबंध बनाता ही नहीं है, इसलिए हम उसको कहते हैं निष्क्रिय या फिर उत्कृष्ट गैस। तो कहानी समझ में आ रही है। तो मुझे बताइएगा यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पटक देंगे। बात समझ में आ गई। चलिए तो नाइट्रोजन को समझा, नियॉन को समझा, इसको यहां से हटाते हैं फिलहाल में, या रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, इट्स ओके। अब कहा जा रहा है तत्व यदि कैसा है आपका, तत्व के संयोजक इलेक्ट्रॉन यदि 4 या 5 हैं तो सामान्यतः ऐसा होगा कि वो जो चीज है वो कैसी होगी भाई, उपधातु होगी। पर अधातु कब होगा, 6 7 8। मतलब अंतिम कक्षा में यदि 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो कौन सी चीज होगी, अधातु होगी। इसीलिए आपका जो नियॉन है देखो कैसा है, वो अधातु है। बात समझ में आ रही है। पर ध्यान रखें थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे नाइट्रोजन जो है वो भी कैसी है आपकी, अधातु ही है। क्लियर हो गया, नाइट्रोजन जो है वो अधातु है। तो ये एक सामान्य जानकारी है, ये वाली, इधर वाली तो बिल्कुल परफेक्ट है। क्या याद रखेंगे, जितनी संयोजकता उतने आबंधों की संख्या।
जितनी संयोजकता उतने आबंधों की संख्या। संयोजकता किससे निकलेगी? संयोजक इलेक्ट्रॉन से। क्या होते हैं संयोजन इलेक्ट्रॉन? अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कहानी समझ में आई? चलिए एक कॉन्सेप्ट और कनेक्ट करते हैं और उसके बाद जो है ना लेते हैं थोड़ा सा मजा इस चैप्टर का। चलो बच्चों ध्यान से देखो, क्या आपको एक आवर्त सारणी दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। अभी आएगा मजा, रुको जरा। तो ये हो गई आवर्त सारणी, सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग के अंदर और बहुत अच्छा रिजल्ट कॉपी पर। बात समझ में आई? तो ये हो गई आपकी आवर्त साखी, दिख रहा है सारणी, रुको। तो ये हो गई आपकी आवर्त सारणी। ठीक, अब देखो इस आवर्त सारणी से आप क्या क्या बता सकते हो? मतलब ये कि यदि किसी तत्व के आपको पता है उसके समूह क्रम क्या है ना, क्या सॉरी समूह क्रमांक, समूह संख्या, मैंने संख्या और क्रमांक को मिक्स कर दिया, हो जाता है ऐसा केमिस्ट्री में। ठीक है, चलिए तो यदि आपको यह पता है किसी एलिमेंट की समूह संख्या, ठीक है, और यदि उसको आपकी आवर्त संख्या यदि पता है तो आप बता सकते हो कि वो कितने आबंध बनाएगा, उसकी संयोजकता क्या होगी और उसकी संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। कहने का मतलब यह है कि आवर्त तो हमने नहीं बनाए हैं, समूह सारे बना लिए हैं। चलो जल्दी से सारे के सारे आवर्त बना लेते हैं भाई। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। कहानी समझ में आई? अब ध्यान से देखिए, पूरा पीरियोडिक टेबल आपके सामने है। सबसे पहले बात करेंगे ब्लॉक की, एस पी डी एफ, आवर्तों की 1 से लेकर 7 तक, समूहों की 1 से लेकर 18 तक। ये बने ना, 1 से लेकर 18 तक। ठीक है, समूह देख लिए, आवर्त देख लिए, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हमें जानना है वो भी देख लेते हैं। तो मैंने कहां से बनाया भाई? हाइड्रोजन से बनाए। कहां तक बनाए? जिंक तक बनाए। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। इसका कितना है? 30 है। तो 1 से लेकर 30 तक बनाए हैं और यहां से हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं सबसे पहले संयोजक इलेक्ट्रॉनों की। सबसे पहले बात किसकी करेंगे? संयोजक इलेक्ट्रॉनों की। मतलब ये कि किसी तत्व की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, संयोजक इलेक्ट्रॉन का समूह संख्या से लेना देना है। कनेक्ट करवाता हूं, बस बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, अब यदि समूह संख्या 1 है तो उसके अंतिम कक्षा में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। यदि समूह संख्या 2 है तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी होगी भाई? वो भी 2 होगी। यदि इसी तरीके से किसी की समूह संख्या कितनी है? 16 है, तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। बात समझ में आ रही है? तो आप कनेक्ट कर सकते हो, 15 से 5, 14 से 4, 13 से 3। बात समझ में आ रही है क्या? पक्का पक्का। इसीलिए जब आप बात करते हो ऑक्सीजन की तो समूह संख्या कौन सी है? 16, पर अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। कैसे होगी? ये देखो, ये लिखा ऑक्सीजन, ये रहा परमाणु क्रमांक और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 6। क्या होगा? 2 और 6। तो आप ध्यान से देखेंगे अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6। और वही कहां पर दी हुई है भाई? उसके समूह संख्या में दी हुई है। कहानी समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये जो पीरियोडिक टेबल है ये कनेक्ट करेगा आपकी संयोजक इलेक्ट्रॉन को, संयोजकता को, आबंध को। कहानी समझ में आई? तो ध्यान से देखिएगा, भयंकर इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। इसको हम फिलहाल में मिटा देते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई? चलो, संयोजक में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई दिक्कत वाली बात अब नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलो देख लो, अब बात किसकी करेंगे? संयोजकता की। ठीक, तो ध्यान से देखो, यदि ग्रुप 1 है तो 1 और 2 है तो 1 2, बीच में जो है वो फिलहाल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो जनरल जो ट्रेंड होता है, सामान्य जो चलन होता है आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, वो फॉलो नहीं होता है। इसलिए आपको यदि एस ब्लॉक पता है, पी ब्लॉक पता है, कक्षा 10वीं की जो रसायन है ना वो आपकी अच्छे तरीके से हो जाएगी। क्लियर? चलिए बात करते हैं किसकी भाई? संयोजकता की। अब संयोजकता क्या है? तो वही है आबंधों की संख्या, मान लो आप उसे कक्षा 10वीं के हिसाब से। तो यदि संयोजकता 1 है, मतलब समूह कौन सा? 1 है। 2 है तो 2 है। ठीक है, यदि यहां पर देखो संयोजकता यदि इसकी कितनी है? 3 है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई? 3 है। 4 4 है। पर ये देखो, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था 5 3 6 2 7 1 8 0। ये देखो, ये देखो, वही तो सिखा रहा था। 5 3, मतलब अंतिम कक्षा में 5 है तो कितने बनाएगा अष्टक के लिए भाई? 3 बनाएगा। अंतिम कक्षा में 7 है, जैसे कि क्लोरीन है ना, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन से? 7 हैं, तो कितने बनाएगा? एक ही तो बनाएगा। यदि अंतिम कक्षा में कितने? 8 हैं, तो कितने बनाएगा? 0 बनाएगा। वही कॉन्सेप्ट ये देखो,
बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनना जो चीज बताने जा रहा हूं, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 11th-12th में होते हैं ना, उन्हें भी ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि वो इस नजरिए से पीरियोडिक टेबल को कभी देखते ही नहीं है। ध्यान से देखिए, अब लिखा हुआ है भाई आबंधों की संख्या। क्या लिखा हुआ है? आबंधों की संख्या। अब हमने उठा लिया क्लोरीन, हमने क्या उठा लिया? क्लोरीन। तो बताओ क्लोरीन के संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7 है ना। अष्टक के लिए कितने चाहिए? एक और चाहिए, मतलब ये कितने आबंध बनाएगा? वो एक। अब आप देख लो, हर एलिमेंट जो है वो कितने आबंध या बॉन्ड्स बनाने वाला है वो आपके सामने लिखा हुआ है। अब सामान्यतः कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व कितने आबंध बनाएगा वो सब आपके सामने लिखा हुआ है। मतलब बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये स्पेशल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी का पीरियोडिक टेबल है। क्लियर हो गया? इसको बढ़िया से अपनी स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट कर लो, और इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनका आंसर, ये जो 3 कॉन्सेप्ट्स अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं, इसी में छुपा हुआ है। बात समझ में आ गई? चलो नोट करेंगे जल्दी से। कौन सी 3 चीजें? संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, आबंध। आबंध क्या होगा भाई? कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड्स बनाता है। इसका मतलब जब आप कैल्शियम की बात करोगे तो बताओ कितना होगा? देखो 2 बॉन्ड। सोडियम की बात करोगे तो कितना होगा? सॉरी, दिस इज नॉट एन, दिस इज Na। सोडियम की बात करोगे तो कितने आबंध भाई? 1। हाइड्रोजन कितने? तो 1। तो सब कुछ यहीं तो छुपा हुआ है। क्या इस टेबल में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेना, उसके बाद ही अगले सवालों की तरफ चलेंगे। कर लिया? चलो, इसमें कौन दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब देखना क्वेश्चंस आपको बढ़िया तरीके से बनेंगे। ठीक है, चलो, ये रहा सवाल। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा। भाई कौन से हैं? ध्यान से देखो, आयोडीन है, सोडियम है, ब्रोमीन है, मैग्नीशियम है। आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ब्रोमीन। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे विद्युत ऋणात्मकता का जो वो है चलन है, वो किस तरफ बढ़ता है? ध्यान से देखो, उस तरफ और ऊपर की तरफ, उस तरफ और ऊपर की तरफ। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो वो सारे एलिमेंट्स को मैं यहीं पर पटक देता हूं। याद रखिएगा किस तरह? बाएं से दाएं और नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर। ठीक है, तो ये रहा हमारा सोडियम, इसके पड़ोस में हो गया हमारा मैग्नीशियम। हम जब थोड़ा और आगे जाएंगे पी ब्लॉक में तो यहां कहीं पर है हमारा ब्रोमीन और यहां पर है हमारा आयोडीन। आप एक पीरियोडिक टेबल अपने पास लेकर बैठे, रटने की जरूरत ही नहीं है। पूरा पीरियोडिक टेबल जो है ना, हम कोशिश करेंगे कि आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाए। बात समझ में आ रही है? इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा, बस आप बने रहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से आप पीरियोडिक टेबल लेकर बैठिए, आप चेक कीजिए। मैं पूरा नहीं बनाऊंगा बार बार स्टूडेंट्स, आप चेक कीजिए क्या मैंने बिल्कुल सही बनाया हुआ है। तो अब क्या कहता है भाई विद्युत ऋणात्मकता? उधर जाने पर बढ़ेगा, ऊपर जाने पर बढ़ेगा। तो देखते हैं ना, तो इधर जाने पर तो बढ़ रहा है, ऊपर जाने पर भी बढ़ रहा है। मतलब ये हुआ कि आंसर जो है वो ब्रोमीन है, रटने की जरूरत ही नहीं है। कहानी समझ में आ रही है? तो आंसर क्या होगा भाई? ब्रोमीन होगा। कहानी समझ में आई क्या? चलो देखते हैं। नहीं, सोडियम नहीं है, ब्रोमीन है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, सोडियम नहीं है। विद्युत ऋणात्मक की बात हो रही है ना, तो अधातु होती है। तो क्या आंसर होगा भाई? तो ये होगा आपका, रुको 1 मिनट, तो ये होगा आपका ब्रोमीन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक थी वहां पर प्रिंटिंग वाली, नॉट टू वरी, परेशान होने वाली बात नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भाई अगला सवाल क्या कह रहा है? उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? अगला सवाल क्या कह रहा है? उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? ठीक है, तो ये भी समझाता हूं मैं आप लोगों को। बस इसके लिए भी आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। ये कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग के अंदर फिट करेंगे कुछ इस तरीके से। अच्छा, एंड पर पहुंच गए, कोई बात नहीं, वही बना लेते हैं। चलो, इसको अब जो चीज मैं बना रहा हूं इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में फिट कर लेना। ठीक है, ध्यान से देखना। बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों, परेशान नहीं होना है। ठीक है, देखो, जो धातु ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं? जो धातु ऑक्साइड होते हैं, ये क्या होते हैं? तो भाई धातु ऑक्साइड जो है वो बनाते हैं आपके क्षारीय विलयन। क्या बनाते हैं? क्षारीय विलयन बनाते हैं। या क्षारीय जो है बनाते हैं, विलयन लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्षारीय बनाते हैं। ठीक है, जो अधातु ऑक्साइड है, कौन से होते हैं भाई? अधातु ऑक्साइड होते हैं।
ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं आपके, तो ये बनाते हैं अम्लीय। ठीक है, ये कैसे बनाते हैं, अम्लीय। इसको लिख लो बढ़िया से कॉपी में, 5 तो कॉन्सेप्ट्स हैं, चैप्टर जरूर बड़ा होगा बट कॉन्सेप्ट बहुत छोटे हैं। बात समझ में आ रही है, तो इसको लिख लो बढ़िया से। धातु ऑक्साइड क्या बनाएगा भाई, क्षारीय बनाएगा। इसलिए याद रखो आप, एस ब्लॉक वाला जो पहला समूह है या दूसरा समूह है ना, ठीक है, आप उनको क्या कहते हो, क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। बात समझ में आ रही है, तो धातु ऑक्साइड क्षारीय, अधातु ऑक्साइड अम्लीय। कहानी समझ में आ गई, लिख लिया इसको बढ़िया से। अब जो बीच वाले हैं वो क्या बनाएंगे, उभयधर्मी। सवाल पैदा होता है सर ये उभयधर्मी क्या होते हैं, तो भाई ये होते हैं ऐसे जिनके जो गुणधर्म होते हैं वो क्षारीय और किसके बीच में पाए जाते हैं, अम्लीय के बीच में। इनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक। इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, एम्फोटेरिक। ठीक है, जो ना तो ज्यादा एसिडिक होते हैं और ना ही ज्यादा बेसिक होते हैं। कहानी समझ में आ गई, तो इसको नोट कर लो, कर लिया। अब देखते हैं क्या ये आपका धातु है, बिल्कुल है, एस ब्लॉक में पाया जाता है, अच्छा धातु है। तो ये कैसा बनाएगा, तो ये बनाएगा क्षारीय, ये भी बनाएगा क्षारीय। ये क्या बनाएगा आपका, याद रखो, तो ये बनाएगा अम्लीय। ये क्या बनाएगा, अम्लीय। इसलिए आपने जितने भी अम्ल देखे होंगे उसमें ऑक्साइड किसके होते हैं, अधातु के होते हैं। समझने की कोशिश करते हैं, बस बने रहिए चैप्टर के रिवीजन के साथ साथ, चैप्टर के रिवीजन के साथ साथ केमिस्ट्री जो है ना वो भी आपके दिमाग में फिट करने की कोशिश जारी रहेगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए अम्लीय कैसे होते हैं, तो ये देखो H2SO4, तो ये क्या है, अधातु है सल्फर और उसके साथ उसका ऑक्साइड है, या फिर HNO3, तो नाइट्रोजन क्या है, अधातु है उसके साथ उसका ऑक्साइड है। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से हम बात करेंगे H2CO3 की, कार्बोनिक अम्ल, अधातु ऑक्साइड। तो अधातु ऑक्साइड जो है ना स्टूडेंट्स, वो क्या बनाते हैं भाई, क्षारीय, आपके अम्लीय बनाते हैं। क्षारीय क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देखो, ये देखो CaOH2 या फिर NaOH। तो आप ध्यान से देखेंगे वो वाले जो हैं उधर वाले, कौन से वाले भाई, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पीरियोडिक टेबल में समूह 1 वाले हो गए, 2 वाले हो गए, तो ये सब क्या बनाते हैं, ये क्षार बनाते हैं। बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा जाएगा आपकी कॉपीज में, और इसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चंस को प्रोसीड, आगे जाने वाले हम लोग। ठीक है, तो उभयधर्मी तो उभयधर्मी क्या होगा, क्या क्षारीय होगा, नहीं होगा, क्या अम्लीय होगा, नहीं होगा, कहीं पाया ही नहीं जा रहा है एल्यूमिनियम। बात समझ में आ रही है, तो उभयधर्मी जो है ना वो होगा आपका ये वाला, यानी कि Al2O3, वो क्या होगा आपका, उभयधर्मी होगा। थोड़ा सा अम्लीय, थोड़ा सा क्षारीय, क्या कहलाएगा, उभयधर्मी। ठीक, तो वही हमारा होना चाहिए आंसर। ध्यान से देखो, वही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। अगले सवाल की तरफ चल रहा हूं। ठीक, चलो अगले सवाल की तरफ चल रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है, बच्चों वाला सवाल। ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है, बच्चों वाला सवाल। पूरा कॉन्सेप्ट ही बना के रख लिया है हमने, तो देखते हैं ना। चलो ये देखो, ऑक्सीजन की संयोजकता कहां है भैया, ऑक्सीजन ये रहा ऑक्सीजन। बात समझ में आई, तो संयोजकता क्या होगी, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होगी, ऊपर देखकर बताओ। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने, 6, अष्टक के लिए और कितने, 2, संयोजकता कितनी, 2। चलते हैं सवाल की तरफ, और आंसर होगा 2। ऊपर से गया ना, ऊपर से गया ना, बहुत फास्ट पढ़ा दिया ना, नहीं ना, कहानी समझ में आई, बताना मुझे आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 2। ठीक, कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इसके बाद तो पूरा का पूरा मजाक चल रहा होता है बच्चों। ठीक है, तो आंसर क्या होगा भाई, वो होगा 2। चलो आगे बढ़ते हैं। पूछा गया, अरे अभी तो किया था, निम्नलिखित में अम्लीय ऑक्साइड जो है वो कौन सा है, अम्लीय। ये तो उभयधर्मी है, अभी देखा था। चलो चलो चलो, ये तो उभयधर्मी है, बहुत बढ़िया। चलो ये दोनों कैसे हैं भाई, क्षारीय हैं, अभी बताया था मैंने। धातु वाले ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो ये क्या होगा, अधातु है और ऑक्साइड है, आपको अम्लीय होना पड़ेगा। कहानी समझ में आ रही है, आपको अम्लीय होना पड़ेगा। ठीक, तो एल्यूमिनियम वाला क्या, उभयधर्मी। K2O और MgO वाला क्या, क्षारीय। और आपका जो P2O5 है ना वो क्या होगा आपका, अम्लीय। बात समझ में आ रही है, तो आंसर होना चाहिए P2O5, यानी कि फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, पेंटा बोले तो 5। क्लियर, तो अम्लीय क्या होगा, P2O5। देखो आया, सीख गए कॉन्सेप्ट, पक्का, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स। बात समझ में आ रही है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, टाइम पास नहीं करना है यूट्यूब पे, तैयारी करनी है और अच्छे से करनी है।
क्लियर, सिर्फ पास नहीं होना है, टॉप करना है बच्चों, है ना। चलो ध्यान से देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा गया है। ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे क्योंकि अब हमको ये पता चल गया है कि कौन सा जो तत्व है वो कितने आबंध बनाता है ना। ध्यान से देखो, पूछा गया है एक तत्व M है जिसके क्लोराइड का सूत्र क्या है भाई, MCl2 है। MCl2 है, इसका मतलब ये कि जो तत्व M है ये कितने आबंध बना रहा है, 2 बना रहा है। क्यों 2 बना रहा है, उसका आंसर यहां छुपा हुआ है। देखो ये रहा क्लोरीन। क्लोरीन की अंतिम कक्षा में 7, संपूर्ण करने के लिए, अष्टक संपूर्ण करने के लिए कितना, 1। तो क्लोरीन कितने बनाएगा, क्लोरीन 1 ही आबंध बनाएगा। अब जब क्लोरीन 1 बनाएगा और क्लोरीन की संख्या 2 है, इसका मतलब ये वाली बात हुई, एक तरफ ऐसा एक तरफ ऐसा। तो हमने क्या सीखा कि जो M है, M 2 आबंध बना रहा है, 2 बॉन्ड्स बना रहा है। क्या नहीं समझ में आ रही है, 2 बॉन्ड्स बना रहा है। इस चैप्टर में आपके सारे सवालों का, सारे परेशानियों का सिर्फ एक ही जवाब है और वो है ये पहला। ध्यान से देख लो, है ना। फिर दूसरा वही सारी चीजें, फिर तीसरा। कहानी समझ में आई, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला। आ जाओ, चलो ये रहा सवाल, कितने बना रहा है भाई, M 2 बॉन्ड बना रहा है। कोई और ऐसा है क्या जिसमें कोई तो सारे के सारे ऑक्सीजन है। अब देखते हैं ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है। M तो 2 बॉन्ड बना रहा है। अब देखते हैं, सॉरी, अब देखते हैं भाई ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है। क्लियर, तो समझ लेते हैं। ये देखो, तो ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में 6 है, तो अब कितने बनाएगा भाई, तो 2 ही तो बॉन्ड बनाएगा, 2 ही तो आबंध बनाएगा। तो ऑक्सीजन को भी 2 बनाना है, ठीक है, ऑक्सीजन को भी 2 बनाना है और M को भी 2 बनाना है। ऑक्सीजन को भी 2 बनाना है, M को भी 2 बनाना है। मतलब बात कुछ ऐसी होगी, ये रहा M, ये रहे 2 और ये रहा ऑक्सीजन। मतलब ये कि M को भी 2 बॉन्ड्स बनाने थे, जो कि आपका क्या था भाई, तत्व था M, और ऑक्सीजन को भी 2 बनाने, तो दोनों को यदि 2-2 बनाने, तो आंसर क्या होगा, MO। क्या नहीं समझ में आई, तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, MO होगा। ध्यान से देखो, आंसर क्या होगा आपका, MO। बात समझ में आ गई, क्रॉस चेक करेंगे एक बार। ये किया क्रॉस चेक और बिल्कुल सही है, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो एक बार कॉन्सेप्ट फिर से, है ना। यूरेनियम क्या है, सवाल पैदा होता है, ये यूरेनियम क्या है, ठीक है। तो देखिए हमारा ये जो ब्लॉक्स होते हैं, S ब्लॉक हो गया, P ब्लॉक हो गया, D ब्लॉक हो गया, F ब्लॉक हो गया। तो जो F ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको हम बोलते हैं अंतः संक्रमण धातुएं। क्या बोलते हैं, अंतः संक्रमण धातुएं। और यूरेनियम किस में आता है भाई, तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो कितना है, 92 है ना। तो यूरेनियम जो है वो एक प्रकार का क्या है, अंतः संक्रमण धातुएं। बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये रेडियोधर्मी भी होता है, इसमें से रेडिएशंस निकलते रहते हैं, है ना। बात समझ में आ रही, तो यूरेनियम क्या है, अंतः संक्रमण धातु है। आंसर बिल्कुल सही है। सॉरी, अगले सवाल की तरफ जा रहे हैं और देख रहे हैं एक ऐसा तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। अभी पढ़ाया था, एस ब्लॉक वाले जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, क्षारीय बनाते हैं, और अधातु के ऑक्साइड क्या बनाते हैं, अम्लीय बनाते हैं। कोई है इसमें से एस ब्लॉक वाला, तो देख लेते हैं। देखो भाई 18 जो है ये तो हमारा क्या है, ये हमारा आर्गन है। 17 जो है ये हमारा क्लोरीन है। 14 क्या है, तो सिलिकॉन है। और 19 क्या है, तो ये पोटेशियम है। यदि ये पोटेशियम है मतलब ये क्या हुआ, ये एक प्रकार का धातु हुआ ना, ये एक प्रकार की क्या हुई, ये धातु हुई। ये सारे कैसे हैं, तो भाई ऊपर वाले जो दोनों हैं ये अधातु हैं। बात समझ में आ रही है, ये अधातु हैं। इस अधातु में भी जो आपका 18 है आर्गन, वो कैसा होगा, तो वो होगा आपका निष्क्रिय या फिर उत्कृष्ट गैस, ठीक है। सिलिकॉन कैसा है, तो सिलिकॉन आपका उपधातु है, बीच में पाया जाता है। बात समझ में आ रही है। चलो 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 चलो, अधातु, उपधातु, धातु। सवाल भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, सारी की सारी चीजें दिमाग के अंदर फिट करेंगे। क्लियर, चलिए तो देख लेते हैं आंसर क्या है इसका, देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही बात, क्वेश्चन जो है वो आपका आंसर है 19। क्लियर हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई अगले सवाल में क्या पूछा गया है ना। तो देखते हैं स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला सवाल क्या है भाई, देखो 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 देखो, इंटरेस्टिंग। सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व कौन सा है ना। सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन सा है, मोस्ट पॉजिटिव की बात हो रही है।
मोस्ट पॉजिटिव की बात हो रही है, बात समझ में आ रही है? तो मोस्ट पॉजिटिव कौन सा है भाई? फिर वही 3 चीजें, 3 टेबल जो हम लोगों ने बनाए हैं वही आएंगे काम। ध्यान से देखो, ये पहला था, ये दूसरा था और ये तीसरा था। चलो बताओ, ऋणात्मकता किधर बढ़ रही है? उधर, और ऊपर की तरफ तो धनात्मकता का क्या होगा? यदि मैं यहां पर ऐसे पॉजिटिव लिखता हूं, ऋणात्मकता उधर बढ़ रही है तो धनात्मकता इधर बढ़ेगी, ठीक? और यदि ऊपर की तरफ ऋणात्मकता बढ़ रही है तो नीचे की तरफ धनात्मकता बढ़ेगी। कहानी समझ में आई? इसको जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करो। कर लिया? अब चलते हैं एलिमेंट्स के पास में। कर लिया ना? चलो देखो, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, फ्लोरीन है और पोटेशियम है। तो भाई ये रहा सोडियम, इसके नीचे रहा पोटेशियम, यहां कहीं पर एल्यूमिनियम और यहां कहीं पर फ्लोरीन है। इतनी सी बात है, पीरियोडिक टेबल लेकर बैठिए, सारी जो चीजें हैं वो वहां से एग्जैक्टली मैच कर रही होंगी, ठीक? तो बताओ सर्वाधिक धन विद्युत तत्व कौन सा है भाई? तो ये सीखा था, सबसे दाएं और सबसे नीचे, सॉरी सबसे बाएं और सबसे नीचे, देखो ना, सबसे बाएं और सबसे नीचे, बहुत बढ़िया। चलो, सबसे बाएं और सबसे नीचे मतलब पोटेशियम, तो आंसर क्या होगा? पोटेशियम होगा। क्या कॉन्सेप्ट देखने के बाद जो सवाल हैं वो जल्दी जल्दी बन रहे हैं आपसे? मुझे बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है? चलो, सबसे उस तरफ और सबसे नीचे हमारा आंसर है, यानी कि बात हो रही है पोटेशियम की। चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही बात, आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है? चलो, प्रारूपिक तत्व क्या होते हैं? सवाल पैदा होता है, ये जो प्रारूपिक तत्व होते हैं ये क्या होते हैं भाई? तो आवर्त सारणी में जो आपके तीसरे आवर्त वाले, कौन से? तीसरे आवर्त वाले क्या होते हैं भाई? सॉरी, प्रारूपिक तत्व होते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? सोडियम होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, सोडियम आता है तीसरे आवर्त में। पता कैसे चलेगा वो भी बताता हूं, ध्यान से देखो। सोडियम 11, 2, 8, 1, अंतिम कक्षा में 1 है। कौन से नंबर का आवर्त है भाई? तीसरे नंबर का आवर्त है। तो ये हो जाएंगे आपके प्रारूपिक तत्व। कहानी समझ में आ गई? इजी है, पक्का पक्का। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात हो गई स्टूडेंट्स। क्या हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को अपनी कॉपी में अपने दिमाग में फिट कर लिया है? बिल्कुल कर लिया। और नहीं किया है तो ये रहा सॉल्यूशन। लो, विद्युत ऋणात्मकता उधर बढ़ेगी ऊपर बढ़ेगी, ये लो, सारे बना लेते हैं, ठीक है? फ्लोरीन और ब्रोमीन एक समूह के हैं, नियॉन और अर्गन एक समूह के हैं, ठीक है? ये रहा फ्लोरीन, ये रहा ब्रोमीन, बीच में क्लोरीन आएगा, क्लोरीन के बाद यहां पर AR आएगा और Ne जो है वो यहां पर आएगा, आपको यदि पता है तो। ये रहा कॉन्सेप्ट, विद्युत ऋणात्मकता। कैसे? तो भाई किस तरफ? दाएं और ऊपर, दाएं ऊपर, दाएं ऊपर, दाएं ऊपर। बात समझ में आ रही है? तो एक और चीज समझने वाली है। पहली बात तो ये कि वो Na नहीं है, वो Ne है। आप लोगों की परीक्षा की तैयारी करने के चक्कर में, ठीक है, मैं बहुत जल्दी में और बहुत जोश में हूं, इसलिए गड़बड़ हो जाती है बीच बीच में, कोई बात नहीं। चलो, फ्लोरीन है तो बताना है विद्युत ऋणात्मक सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है? तो देखिए, नियॉन, ये सवाल भी ना इन्होंने बड़ा फंसाया हुआ है। वो जो हम ये पढ़ रहे थे ना ट्रेंड्स, ये सिर्फ किसके लिए थे? ये 1 से लेकर 17 समूह तक के लिए थे। 18वां समूह जो है वो एक अपवाद है, वो इसमें नहीं आता है स्टूडेंट्स। 18वां समूह एक अपवाद है, वो इसमें नहीं आता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए ध्यान से देखिएगा। तो ये जो है अब वो काउंटिंग में ही नहीं है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन यदि कुछ है तो उसमें से देख लो, तो फ्लोरीन हमारा आंसर होना चाहिए। और ये तो समझा हमने, पर यदि किसी को याद ही रखना है तो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। किसका भाई? आवर्त सारणी का। चेक करते हैं एक बार, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब पूछा गया है आहा, कौन सा तत्व ऐसा है जो द्वितीय समूह का सदस्य है? मतलब बात हो रही है किसकी? तो भाई याद करो, बेरिलियम से स्टार्ट किया, द्वितीय समूह ना, कैसे किया था याद करो। ये देखो, पहला समूह भी बनाते हैं, ये देखो, हेलिना कब्र से फरार,
हेलिना कब्र से फरार और बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रगड़े, क्योंकि पढ़ता है नहीं, कार स्कूटर मांगता रहता तो बाप रगड़े। रगड़े इज फॉर रेडियम, बहुत सारे बच्चे कैसे याद रखते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। मेहनत करोगे नहीं, कार स्कूटर मांगोगे, कहां से राजी? रगड़े, सीधे जो है वो सुटाई होगी। बात समझ में आ रही है? चलो, सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। यहां पर क्या था भाई? तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं सवाल की तरफ, निपटाई दिया इसको तो, ठीक? ध्यान से देखो, ये देखो, ये लो। द्वितीय समूह का कौन सा है भाई? दिख रहा है इनमें से कोई? बिल्कुल, मैग्नीशियम इज द आंसर। कहानी समझ में आई? मैग्नीशियम इज द आंसर। ठीक, चेक करेंगे एक बार। ये किया चेक, बिल्कुल हुआ सही, आगे बढ़ा जाएगा। चलो देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 है, क्या कहते हो किसमें होगा? तो देखो 8 है, मतलब अष्टक कैसा है? पूरा है, जिसका अष्टक पूरा, मतलब पहली बात तो ये वो निष्क्रिय गैस है। इसका अष्टक क्या है? पूरा है, वो निष्क्रिय गैस है, वो बॉन्डिंग ही नहीं करेगी। मतलब जिसका अष्टक पूरा, मतलब हा हा हा, ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 18वां समूह। ये क्या हो जाएगा? 18वां समूह। 18वां समूह मतलब देख लो, इनमें से कोई आता है क्या? बिल्कुल है, अष्टक ही पूरा है ना। एग्जाम्पल लेंगे? बिल्कुल लेंगे। ये लो, नियॉन है, क्या है भाई यहां पर? नियॉन 10 है ना, कितना होता है? 2 और 8 होता है। एक और लेंगे? बिल्कुल लेंगे। ये लो, AR है, कितना है? 18 है, कितना होता है? 2 होता है, 8 होता है, और उसके बाद फिर 8 होता है। जिनके अंतिम कक्षा में 8 हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? समूह 18 में पाए जाते हैं। हम इनको बोलते हैं अक्रिय वायु। तो वो जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? नियॉन की हो रही है। ध्यान से देखेंगे, ये रहा कॉन्सेप्ट। ठीक, इजी या मुश्किल? जल्दी बताओ। इजी? क्रॉस चेक करेंगे एक बार, क्या कहते हो? बिल्कुल सही बात है, अगले सवाल की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो। अब पूछा गया क्षारीय धातुएं कौन सी है? क्षारीय धातुएं याद करो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात हो रही है स्टूडेंट्स, है ना। देखो, ये जो है ये पी ब्लॉक से है। ये कहां से है? तो भाई पी ब्लॉक से है। अच्छा, ये जो है ये कहां से है? सारी की सारी, तो इसमें ये दोनों जो है वो डी से हैं, ये एस से है। ये क्षारीय है, पहले समूह क्षारीय होता है, दूसरा जो समूह है वो होता है क्षारीय मृदा, जिसको आप बोलते हो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो क्रॉस चेक कर लेते हैं, देख लो। गा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाली क्षारीय तो है बट कैसी है? मृदा है, एल्केलाइन अर्थ मेटल, और ग नंबर वाली है क्षारीय, यानी कि सिर्फ एल्केली मेटल्स। ठीक, ये वाली जो पी ब्लॉक की है, नीचे वाली जो है वो उसमें मिक्स्ड है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब पूछा गया है आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है किस पर? तो आधुनिक आवर्त नियम पे। तो देखो, आधुनिक आवर्त सारणी जो थी वो किस पर बेस्ड थी भाई? परमाणु क्रमांक। किस पर थी? परमाणु क्रमांक। समझते हैं इसको। ये देखो, परमाणु क्रमांक कितना? 1, हीलियम का कितना? 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या हो रहा है? परमाणु क्रमांक बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से हमने तत्वों को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। इसलिए जब भी बात किसकी होगी? आधुनिक आवर्त सारणी की, किस पर होगा? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण जो हैं वो उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन पर आधारित होंगे। बात समझ में आ रही है? समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैंने लिखा भाई सोडियम कितना है? 11। उसके बाद मैंने क्या लिखा? मैग्नीशियम कितना है? 12। ये हो गया आपका 2, ये हो गया 8, ये हो गया 1, इधर वाला हो गया 2, यहां पर हो गया 8, यहां पर हो गया 2। अब क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा। अब ये बनाएगा एक आबंध, ये बनाएगा 2 आबंध। उसकी संयोजकता 1 है, नीचे वाली की 2 है। उसकी जो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 1 है, नीचे वाली की 2 है। हुआ क्या? परमाणु क्रमांक बढ़ने से जो भौतिक
गुणधर्म है और रासायनिक गुणधर्म है वो बदल गए। परमाणु संख्या बदलने से जो आबंधों की संख्या है या बॉन्ड्स की जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई भाई, वो बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो परमाणु क्रमांक है, ठीक है, वो किससे कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के साथ में। क्लियर है बात? चलिए, तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात जब भी होगी आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी और वो है परमाणु क्रमांक। क्लियर? चलो ध्यान से देख लो, देख लिया, चलो आगे बढ़ेंगे। अब पूछा गया है मेंडलीव के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में क्या मौलिक अंतर है। तो भाई एक तरफ बात करते हैं मिस्टर मेंडलीव की, ठीक है, इंग्लिश में मेंडलीव, हिंदी में मेंडलीव, और एक तरफ बात करते हैं मिस्टर मोसले की, सॉरी पूरा नाम लिखते हैं हेनरी मोसले। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल पहले बनाया था, इनका कहना था कि हम क्या करेंगे, परमाणु भार के आधार पर तत्वों को अरेंज करेंगे। हेनरी मोसले ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे सर, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, एक काम करेंगे परमाणु क्रमांक के आधार पर करेंगे। तो भाई मेंडलीव जो थे उन्होंने कहा परमाणु भार, इन्होंने कहा परमाणु क्रमांक, बाकी की जो कहानी है ना वो यहां लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ लो इसको। ये लो, दिक्कत वाली बात ही नहीं, सारी चीज को दिमाग के अंदर ऐसे फिट करो, एटलीस्ट एग्जाम तक तो नहीं भूलना है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? ध्यान से देख लो, देख लिया, आगे बढ़ा जाएगा, बिल्कुल बढ़ा जाएगा, ध्यान से देख लो। चलो अगले सवाल में क्या पूछा गया देखते हैं। पूछा गया एक तत्व एम है, ये तो बच्चों वाली बात हो गई, अब बहुत आसान हो गई ये चीज है। एक तत्व एम है, आवर्त सारणी के दूसरे समूह में है, दूसरे समूह में, ध्यान से देखना, दूसरे 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 समूह में इनमें से एक होगा। दूसरे समूह में कितने आबंध बनाएगा भाई, तो 2 बनाएगा। संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने, 2 है, संयोजकता भी 2 है, आबंध भी 2 है, 2 बनाएगा। इस नंबर को याद रखना अपने दिमाग में। अब देखो दूसरे समूह में है, मतलब ये फिक्स हो गया आबंध कितने बनाएगा, तो आबंध बनाएगा 2। कितने बनाएगा, 2 बनाएगा। अब क्या हो रहा है, ऑक्साइड और क्लोराइड, तो ऑक्सीजन कितने बनाता है भाई, 2 बनाता है। क्लोरीन कितने बनाता है, 1 बनाता है। सवाल पैदा होता है सर आप रट के आए हो, आपको पता ही नहीं है कैसे बनाता है, पर ये नहीं है आंसर, ध्यान से देखो, वो रहा। ऑक्सीजन कितने बनाता है, 2 बनाता है। क्यों बनाता है, अंतिम कक्षा में 6 हैं, अष्टक के लिए 2 और चाहिए। क्लोरीन कितने बनाएगा, तो वो 1 बनाएगा। कहानी समझ में आ रही है? तो क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3, और ये सारे जो हैं वो 2। ठीक है, ध्यान से देखो, हो गया। अब देखो ये समझ में आया होगा आपके, और ये भी समझ में आया होगा। जब ये भी 2 बनाता है, समूह का जो तत्व है जिसको आप एम बोल रहे हो वो 2 बनाता है। एम क्यों, मेटल है ना, धातु है इसलिए मेटल एम। ये 2 बनाएगा, ऑक्सीजन भी 2 बनाएगा, तो इसका कहना है चल तू भी 2, मैं भी 2, MO। क्लोरीन इज लाइक, क्लोरीन कितने बनाएगा भाई, तो 1 ही बनाएगा, तो ये लो। अब यदि आप काउंट करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आप पाएंगे कि भैया ये देखो, सॉरी इधर क्लोरीन आएगा, मिस्टेकन 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 मिस्टेकन, ये क्लोरीन आएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे आप, पहला और दूसरा भाई ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, कितना आसान है। इसने भी 2 आबंध बनाए, उसने भी 2 आबंध बनाए। ठीक है, कैसा दिखेगा ये MCl2 उदाहरण ले लेते हैं, ये लो उदाहरण ले लेते हैं, डरने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी एक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक ले लो। चलो मैग्नीशियम, पक्का पक्का, ये लो मैग्नीशियम लिया, ये लो, तो ये बन गया MgO और ये बन गया MgCl2। आपके सारे क्वेश्चंस का एक ही सॉल्यूशन है और वो है ये पीरियोडिक टेबल। पूरा रटने की जरूरत ही नहीं है, इसी में काम चल जाएगा। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? चलिए, इजी या मुश्किल? इजी ना, चलो आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा गया भाई, परमाणु क्रमांक 36 है, कितना है, 36 है, इस तत्व का नाम लिखना है। तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 36 है, तत्व का नाम लिखना है, आवर्त सारणी में इसका आवर्त बताना है भाई। तो सबसे पहली बात तो ये कि यदि इसका 36 है तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा नियॉन आर्गन। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, ये हमारा AR है, 36 हो गया ये। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, हीलियम नियॉन तो 18 होगा ना, क्रिप्टॉन होगा ये,
हीलियम, नियॉन, इसके बाद यार जेनॉन, और उसके बाद क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन तो पहले ही आ गया, सॉरी, रेडॉन आएगा लास्ट में। 6 होते हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। कुछ बच रहा है? रेडॉन। ठीक है, तो ये जो है ये 10 होता है, और ये क्लोरीन के बाद आता है तो भैया 18 होता है ना। ये जो है आपका क्या होना चाहिए भाई? तो ये आपका होना चाहिए 18, और ये 18 बीच में आ जाएंगे। हाँ, ये आपका बच्चों ऑर्गन नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका क्रिप्टॉन, यानी कि KR आएगा। बाकी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये यहां पर आ जाएगा आपका, ध्यान से देखेंगे आप लोग। ठीक, ये देखो, ठीक, तो ये हो जाएगा क्रिप्टॉन। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। 2 और 8 10, और 18 कितना हो गया भाई? तो 28 और 6 कितना हो गया? तो आप देखिए, ये हो गया आपका 36। अच्छा, एक और चीज गौर फरमाइए। अंतिम कक्षा में क्योंकि निष्क्रिय वायु है, उत्कृष्ट गैस है, तो अंतिम कक्षा में कितने आएंगे? तो 8 आएंगे। अच्छा, आवर्त सारणी में स्थान कौन सा होगा? तो आवर्त क्या होगा आपका? 4 होगा। क्यों होगा? देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, तो क्रिप्टॉन है ना, देखो ना, ये पहला आवर्त होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा और चौथा होगा। इसलिए रटना नहीं चाहिए। देखिए, कॉन्सेप्ट यहां पर था, नहीं तो अभी क्या होता, हम इसी को रटने में आगे में फ्लो में चले जाते और आंसर आ जाता हमारा यार विच इज टोटली रॉन्ग। आंसर क्या है? तो भैया आंसर है क्रिप्टॉन। तो बीच बीच में आपको ऐसे जो सवाल हैं जो आपकी नींद भगाएंगे, पक्का मिलेंगे। ठीक है, तो आवर्त कौन सा होगा भाई? चौथा होगा। सब कुछ यहां पर है, पीरियोडिक टेबल से आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। कहानी समझ में? अच्छा, समूह कौन सा होगा स्टूडेंट्स? तो समूह जो है ना वो 0 होगा। देखो, ये जो समूह 18 होता है ना हमारा, ये 18वें समूह को हम लोग जो है वो और क्या बोलते हैं? 0 भी बोलते हैं। परेशान होना नहीं है। नोट कर लिया? चलो, मुझे एक बात बताएंगे आप सभी, क्या ये जो चीजें हैं ये समझ में आपके आ रही हैं? क्या ऐसा कोई एलिमेंट है? ठीक है, आज का एक बढ़िया सवाल है ये, मुझे आप कमेंट बॉक्स पे पक्का बताना। क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका नाम, देखो, हर एलिमेंट का नाम इंग्लिश के किसी ना किसी अल्फाबेट से स्टार्ट होता ही होता है, लेटर से स्टार्ट होता ही है। कैसे? जैसे एल्यूमिनियम ए से होता है, बोरॉन बी से होता है, कैल्शियम सी से होता है। ऐसा कोई आपका लेटर है, ठीक है, जिससे कोई नाम ही नहीं आता पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भाई क्या पूछा गया है? 29 किसकी बात हो रही है? 29। तो देखो, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और ये रहा आंसर 29। मतलब बात किसकी हो रही है भाई? कॉपर की हो रही है। तो आंसर क्या होगा आपका? कॉपर होगा, यानी कि तांबा। आंसर होगा आपका कॉपर या फिर तांबा। बात समझ में आ गई? और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो ये होगा। सवाल पैदा होता है कि सर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है? ठीक है, तो ऊर्जा कक्षाओं में, कोशों में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उनका जो वितरण है वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब ये है कि जब आप कॉपर के बारे में बात करोगे तो वो होगा 2 8 18 और 1। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरे में 18, चौथे में सिर्फ 1। बात समझ में आ गई? तो कॉपर आपका क्या होगा? तो ध्यान से देखो, अंतिम कक्षा में कितना है भाई? 1 है। अंतिम कक्षा में कितना है? ध्यान से देखिएगा, 1 है। अब यदि अंतिम कक्षा में 1 है तो क्या ये नहीं होगा? हाँ, 1 है तो क्या होगा? ये धातु होगा। बात समझ में आ गई? चलो देखो, तो सारी चीजें क्लियर तो हैं। ठीक, चलिए, आवर्त सारणी के बी उपवर्ग में, मतलब पी ब्लॉक की बात हो रही है, 1B में उपस्थित होता है। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे, इसको क्लियर तो कर लें पहले। ये था ना, इसको क्लियर किया। ठीक, अब क्या पूछा गया है? परमाणु क्रमांक 11 वाले तत्व। परमाणु क्रमांक 11, तो भाई इतने तो हमने याद ही कर लिए, इतने समझ में ही आ गए। सोडियम की बात हो रही है, ये लो सोडियम 11 कैसे होगा? तो 2 होगा, 8 होगा और 1 होगा। नियॉन के बाद आता है, मैग्नीशियम के पहले आता है। ठीक है, आवर्त संख्या कितनी होगी भाई? तो 3 होगी। बिल्कुल सही है,
कुछ इस तरीके से। यदि ये उसका नाभिक है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो कहानी तो बहुत ही सिंपल है ना, पहले वाले में 2, उसके बाद वाले में 8, उसके बाद वाले में 1। तो इस तरीके से आपका होगा। वर्ग संख्या कौन सी होगी? तो IA होगी। और आवर्त संख्या कौन सी होगी? तो 3 होगी। क्या तक की कहानी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलिए इसको बढ़िया से नोट करिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात हो रही है क्लोरीन की। बात किसकी हो रही है भाई? क्लोरीन की। चलो क्या पूछा गया उसको बढ़िया से पढ़ते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा आवर्त सारणी में इसका स्थान भी लिखिए। ओके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है और आवर्त सारणी में स्थान लिखना है। चलो बहुत बढ़िया। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व, अब नाम नहीं दिया, देखो कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, एक ही सवाल को घुमा घुमा कर पूछ रहे हैं। और ये कब आए हैं तो ध्यान से देखो, बड़े इंपॉर्टेंट है। 12 में, 15 में, 7 में, फिर 15 में, फिर 20 में, फिर 20 में। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले में नाम दिया, दूसरे में उन्होंने सिर्फ परमाणु क्रमांक दिया। स्थिति बनानी है, बता देंगे 17। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तो विन्यास भी दे दिया उन्होंने उसका, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब तत्व ए है जिसका विन्यास दिया है। कहने का मतलब यह है कि विन्यास दिया है तो आप उससे तत्व पूछ लेंगे, तत्व दिया है तो परमाणु क्रमांक पूछ लेंगे, परमाणु क्रमांक दिया है तो कुछ और पूछ लेंगे। मतलब यह है कि आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल ऑलराउंडर तरीके से होनी चाहिए। सवाल यदि घुमाकर आएगा तो आपको भी उसका घुमाकर ही जवाब नहीं देना है, सही जवाब देना है। ठीक है, चलो ठीक। अब आते हैं आंसर पे। आंसर यही हो जाएगा, अगले वाले इसमें भी कर सकते हैं, यही हो जाएगा। चलो यहां भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। तो ये है उसका आंसर, क्योंकि सब कुछ पहले ही दे दिया गया था। भाई ये क्लोरीन है, ये 17 है, ये है 2, 8 और 7। बात समझ में आ रही है? सारे सवाल करेंगे, स्पीडली करेंगे और इफेक्टिवली करेंगे। बात समझ में आ गई? चलो ऐसा नहीं कि रटना है। चलिए तो कितने हो गए भाई? तो पहले वाले में 2, ये लो, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। 2, 8, 7। आवर्त संख्या क्या होगी? तो आवर्त संख्या होगी आपकी 3। वर्ग संख्या क्या होगी? तो V आपकी वर्ग संख्या ये होगी। समूह कौन सा होगा वो भी लिख देते हैं ना, समूह। तो कितना होगा भाई? तो 17 होगा। बात समझ में आ रही है? कितना होगा? 17 होगा। अच्छा, जो समूह होता है ना, जो समूह संख्या के इधर पे आने वाला जो भी आपका अंक है, जो भी नंबर है, वो यहां पर होगी उसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? ये पूरा जो है ये आंसर होना चाहिए। किसके बारे में भाई? क्लोरीन के बारे में। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए तो देख लेते हैं भाई, ये वाला तो हो गया अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ना, वो देखते हैं। बात हो रही है मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी है, ठीक है, जो कि परमाणु भार पर आधारित थी, कि 2 लक्षण लिखने हैं, बिल्कुल लिखेंगे, और द्वितीय आवर्त के तत्वों के नाम लिखने हैं, बिल्कुल लिखेंगे। 2 चीजें करेंगे। देखो सवाल जो है उसको ध्यान से पढ़ो पहले तो, है ना। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के 2 लक्षण लिखने हैं और द्वितीय आवर्त के तत्वों के नाम लिखने हैं। बात समझ में आ रही? तो क्या था भाई? सबसे पहली बात ये, परमाणु भार। कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है कि भाई परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में आप आवर्त सारणी जो है उसका आधार बनाएंगे। दूसरी बात, एक ही समूह के सभी तत्वों के गुणधर्म कैसे होंगे? समान होंगे। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि इन्होंने एक ही क्या किया था, द्वितीय आवर्त में कौन से रखे थे भाई? तो लिथियम रखा था, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन, और कहा था एक समूह में, आवर्त में नहीं, एक समूह में सभी तत्वों के जो गुणधर्म होंगे वो कैसे होंगे? समान होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है अंतिम कक्षा में, एक ही समूह के तत्वों के अंदर अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है स्टूडेंट्स, वो कैसी होती है भाई? सेम होती है, एक जैसी होती है, इसलिए गुणधर्म कैसा होता है? उनका समान होता है। चलिए तो ये इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न था ये आपका। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। और कुछ भी पूछा गया है? बिल्कुल पूछा गया है। आवर्त सारणी में वर्गों एवं आवर्तों के 4 मुख्य लक्षण जो है वो बताने हैं आपको। अब जिसको आप वर्ग कह रहे हैं ना, वो है समूह। ये क्या है? समूह और आवर्तों के 4 मुख्य लक्षण बताने हैं। ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज लिखनी है। देखते हैं क्या ऐसे होते हैं आपके आवर्त और इस तरीके से होते हैं आपके समूह। बात समझ में आ गई? चलो ध्यान से देख लो। लिखा गया है आवर्त सारणी के आवर्तों के समान लक्षण मेंडलीव
नहीं नहीं मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? आधुनिक आवर्त सारणी की बात हो रही है। लिखा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। बिल्कुल सही बात है, इन्हीं को हम आवर्त कहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है भाई? तो आवर्त कहा जाता है। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रथम आवर्त से 7वें आवर्त तक कुल 7 आवर्त हैं। बिल्कुल सही है। इनकी जो आवर्ती सामान्य लक्षण होते हैं वो अग्रलिखित हैं। आवर्त सारणी में पहले लघु आवर्त में केवल 2 तत्व हैं, क्रमशः हाइड्रोजन और हीलियम। बिल्कुल सही बात। आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर यहां पर है। कहां गया वो? ये लो। ठीक, आवर्त कितने? 1 2 3, 1 से लेकर 7 तक। ठीक, समूह कितने? तो 1 से लेकर आपके 18 तक। अच्छा, पहले आवर्त में कौन से? तो हाइड्रोजन और हीलियम, तो वही तो लिखा है, ध्यान से देखो। दूसरे और तीसरे में कितने होते हैं? दूसरे में काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बिल्कुल सही है। तीसरे में काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बिल्कुल सही है। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8। बात समझ में आ गई? वही लिखा है क्या? चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इन सबको हम लघु आवर्त कहते हैं। क्यों लघु आवर्त कहते हैं भाई? क्योंकि इनमें जो आपके तत्वों की संख्या होती है, ठीक है, वो कैसी होती है? वो कम होती है, तो हम इनको लघु आवर्त कहते हैं। चलो इसके सेकंड वाले पार्ट की तरफ चलेंगे, है ना। इसको यहां से मिटा देते हैं पहले तो। ये लो, अब क्या है भाई? आवर्त सारणी में अंतिम 4 आवर्त दीर्घ आवर्त कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। चौथे और 5वें में कितने होती है? 18 18। छठवें में कितने होते हैं? 32। और 7वां जो है वो कैसा है? अभी अपूर्ण है, तो उसमें होते हैं आपके 26। फिलहाल में कितने हैं? 26 है। उनके भी नाम दिए जा रहे हैं, जैसे जैसे खोज होगी उनको वहां पर रख दिया जाएगा। अच्छा, एक और चीज, चौथे, 5वें और 6ठे आवर्तों में प्रत्येक में ही तत्वों की 2 श्रेणियां होती हैं। पहली सम और दूसरी विषम। सम श्रेणी में 8 होते हैं, विषम श्रेणी में 7 होते हैं। ध्यान से पढ़ना है इसको। चौथे, 5वें और 6ठवें आवर्त की बात हो रही है, ठीक है। इसमें टोटल कितने होते हैं भाई? तो आपके 15 होंगे। तो सम श्रेणी में कितने होते हैं? 8 होते हैं। विषम श्रेणी में कितने होते हैं? 7 होते हैं। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है? आवर्तों में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणों में आवर्तिता, यानी कि हम इसको कहते हैं आवर्ती चलन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम इसको बोलते हैं आवर्ती चलन। ठीक है, प्रदर्शित होती है। कैसे होती है वो भी दिया हुआ है, ध्यान से देखो। ये देखो, आवर्त सारणी में जब आप दाएं से बाएं जाओ बाएं से दाएं जाओगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाओगे, क्या ये सब होगा? क्या ये सब होगा? बिल्कुल होगा। तो कहने का मतलब ये है, इसी को हम कहते हैं आवर्तिता या आवर्ती चलन। मतलब इन गुणधर्मों में जो परिवर्तन होता है उन्हीं को हम कहते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स या आवर्ती चलन। बात समझ में आ गई? चलिए, तो बैक टू द कॉन्सेप्ट। सारे कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से अपने कॉपी में नोट कर लो। ये सब जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बच्चों, बार बार पूछ लिए जाते हैं। देखो 2017 में था, इस बार आ सकता है ये। बात समझ में आ रही है? चलो, हो गया। अगले सवाल में क्या पूछा गया है भाई? आवर्त सारणी के वर्गों के सामान्य लक्षण लिखने हैं। हाँ, किसके लिखने हैं पर? तो इसमें जो सवाल था भाई वो मेंडलीव का था। ओके, मतलब ये स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है। मेंडलीव की जो आधुनिक आवर्त सारणी थी, ठीक है, आधुनिक तो नहीं थी, आधुनिक जो थी वो हेनरी मोसले की थी, तो इसको हम लोग यहां से हटा देते हैं। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, ठीक है, उसके विशेषताएं जो हैं वो लिखनी है। ये हमारा सवाल है। तो ठीक है, ध्यान से देख लेते हैं, नॉलेज बढ़ाएगा हमारा। ठीक है, ध्यान से देखो भाई, कैसे अरेंज किया था मेंडलीव ने? तो आप याद करो, परमाणु भार के हिसाब से अरेंज किया था मेंडलीव ने उनकी जो आवर्त सारणी है उसको। बात समझ में आ रही है? तो कैसे किया था? तो देखो, उन्होंने वर्ग और समूह कहा था और आवर्त कहे थे, है ना। कितने थे भाई? तो 9 ऊर्ध्वाकार स्तंभ थे। कितने थे? 9 ऊर्ध्वाकार स्तंभ थे, है ना। जिसमें से जो है देखो, वर्ग 1 से लेकर 7 तक, प्रत्येक वर्ग में 2 उपवर्ग थे। ध्यान से रखेंगे, कितने थे ऐसे ऊपर से लेकर नीचे? तो 9 थे, है ना। दाएं से भाई कितने थे? तो भाई ये थे आपके 6 थे। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 से लेकर 7 तक जो थे, सब में कितने थे भाई? 2, है ना। ध्यान से देखो, वर्ग 1 से लेकर 7 तक प्रत्येक वर्ग में कितने उपवर्ग थे? तो 2 उपवर्ग थे। बिल्कुल थे, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 6वें में और 7वें में। सॉरी, 7वें में, 1 से लेकर आपके 7वें में। वर्ग 8 जो था, इसमें कितने थे? 3 स्तंभ थे। इसमें कितने थे? तो 3 थे, तो उसको भी लिख देते हैं,
है ना। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए पहले तो, ठीक। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में कितने थे, 2 थे। 7 में कितने एलिमेंट्स थे, तो हर किसी में कि एक जो आपका बॉक्स था, एक कॉलम था, उसमें कितने, 2 थे। 8वें में कितने थे, तो भाई 3 थे। इसको एग्जाम्पल से देखेंगे, ऐसे तो ऊपर से जाएगा। और ये जो था आपका, ये 0 ग्रुप था, तो इसको इन्होंने कहा था समूह 0। किसके लिए, तो उत्कृष्ट गैसों के लिए। तो अब ध्यान से देखो, वो आपका मेंडली का पीरियोडिक टेबल आपकी बुक में बना हुआ है। आपको क्या करना है, जब ये सवाल चल रहा है, सवाल ये है कि आपको मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में बताना है। तो आप अपनी बुक से मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसको ओपन कर लें, और इस तरीके से कुछ होगा। ये मैंने बहुत ज़्यादा डेमो बनाया है उसका, और ये रहे हमारे ऑप्शंस, यानी कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखो। वर्ग 1 से, ध्यान से देखिएगा, वर्ग 1 से 7 तक प्रत्येक वर्ग में 2 उपवर्ग थे। बिल्कुल सही बात है, जिन्हें क्रमशः ए और बी कहा गया। आप ध्यान से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल यदि है तो देखिएगा, मैं बनाना भूल गया हूं, ए और बी। अच्छा, 8वें में 3 स्तंभ थे। कितने थे भाई, 3 स्तंभ थे, है ना। 9वें वर्ग को शून्य वर्ग कहा गया था। इसमें अक्रिय या उत्कृष्ट गैसें जो थी उनको स्थान दिया गया, है ना। प्रत्येक वर्ग के समस्त तत्वों के सामान्य गुणधर्म समान होते थे। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये कि यदि हम बात कर लें किसी भी एक 5वें 6वें किसी भी एक समूह की, वर्ग की, उसमें यदि 2 धातुएं हैं तो उनके जो सामान्य गुणधर्म होंगे वो कैसे होंगे, वो लगभग एक समान होंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये 4 ऐसे बिंदु थे जिसको कवर किया था मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में। कंप्यूटर जी से एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, और वो ये है कि आधुनिक तो नहीं है, आधुनिक जो है वो हेनरी मोसले की है। बात समझ में आ रही है। तो ये बात थी आपके मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की। क्या आपको ये वाली कहानी समझ में आई, बोलिए यस सर। बात समझ में आ गई। तो ये सवाल था कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के आपको लक्षण बताने थे, विशेषताएं बतानी थी, है ना। चलो इसको बढ़िया से नोट कर लो। और जो चीज लिखी हुई है उसको, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है जिसका आधार परमाणु भार था, उससे आप एक बार मैच कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कहीं पर यदि कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक। चलो अब क्या पूछा गया भाई, अब पूछा गया है निरूपक तत्व एवं सेतु तत्व पर टिप्पणी लिखें, है ना। तो ये निरूपक तत्व क्या होते हैं और सेतु तत्व क्या होते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। निरूपक और सेतु। अच्छा, एक और तरीके से लिखा हुआ है, निरूपक या प्रारूपिक तत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो आवर्त 3 जो रहता है आपका, कौन सा, आवर्त 3, मतलब कि हम बात कर रहे हैं किसकी, तो भाई सोडियम की बात कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं, तो इसके बाद क्या आता है, मैग्नीशियम आता है ना। देखो लिखे होंगे कहीं ना कहीं पर, ये देखो सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद क्या आता है, तो एल्यूमिनियम आता है, फिर सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन आ गया, उसके बाद फिर फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, और कहां तक जाएगी, देखो ये हमारे प्रारूपिक तत्व होते हैं। कहां तक, क्लोरीन तक। बात समझ में आ रही है। तीसरे आवर्त के जो तत्व रहेंगे ना स्टूडेंट्स, वो होते हैं हमारे प्रारूपिक तत्व। ध्यान से देखो लिखा हुआ है, आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त के जो तत्व रहेंगे वो निरूपक या प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये तत्व अपने अपने समूहों के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब इनके नीचे आने वाले जितने भी समूह में इनके नीचे आने वाले जितने भी तत्व हैं, उनके गुणधर्म और इनके जो गुणधर्म है वो एक समान होंगे, ठीक है। अच्छा, ये तत्व उस समूह की संयोजकता तथा विद्युत रासायनिक लक्षणों को प्रकट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तथा दोनों समूहों के मध्य सेतु का काम करते हैं। किसका काम करते हैं भाई, सेतु का। तो ये जो ब्रिज तत्व होते हैं, सेतु होते हैं, इनको भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अतः इन्हें क्या कहा जाता है, सेतु तत्व कहा जाता है। पर इसको समझने के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक डायग्राम। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है। अब देखो, तो वही तो है सेतु तत्व। ये देखो ना, आपका ये जो सोडियम है, एक तरफ तो वो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम से कनेक्टेड है, ये उसी के समूह वाले हैं। और उसके पड़ोस में पाए जाते हैं भाई कौन से, डी ब्लॉक में तो कॉपर है, सिल्वर है, और लिख दो आप तांबा है, उसके बाद चांदी है, रजत जैसे हम कहते हैं, ठीक है। और क्या है भाई, तो स्वर्ण है, यानी कि सोना है। कहानी समझ में आ रही है। चलिए, तो सोडियम जो है, एक तरफ उसकी प्रॉपर्टीज या गुणधर्म किसके जैसी होती है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। दूसरी तरफ उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, तांबा, चांदी, सोना, है ना। इन सब के बारे में हमने लिखा हुआ है, तो वही लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, प्रथम समूह में सोडियम उपसमूह ए
कि क्षार धातुओं से अधिक समानता है। हाँ, इनसे ज्यादा समानता है, इनसे थोड़ी सी कम है, वही लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, ध्यान से देखिए। तो सोडियम जो है इसकी समानता, इसके जो गुणधर्म है वो बहुत सारे मिलते हैं किसके साथ, अपने समूह वालों के साथ। थोड़े से मिलते हैं किसके साथ भाई, दूसरे आपके जो तत्व हैं जो डी ब्लॉक में पाए जाते हैं उसके साथ। मतलब ये कि ऊपर वाले और नीचे वाले के जो गुणधर्म हैं उनके बीच में आपका पाया जाता है सोडियम। मतलब सोडियम के गुणधर्म वैसे भी हैं ऐसे भी हैं। तो कैसा काम कर रहा है भाई, सेतु का काम कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है। जैसे कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपके और आपके रिजल्ट के बीच में सेतु का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इस तरीके से हम अगले सवाल की तरफ बढ़ने वाले हैं। होपफुली ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, बात हो रही है आधुनिक आवर्त सारणी की। ठीक है, आधुनिक आवर्त का नियम क्या है, चलो देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। ठीक है, मतलब सीधी बात यह है कि ये जो है ये आपका क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि आपके जो आधुनिक आवर्त सारणी है मोस्टली ने जो बनाई थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में पूरी कहानी आपको छापनी है। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये देखो 14, 11, 11, 12, 14, 16, 18 और अब देख लो फिर 2022। बात समझ में आ रही है? देख लो 2022 में आ सकता है। ठीक है, तो ये रहे क्वेश्चंस। चलिए बात करेंगे किसकी, आधुनिक आवर्त सारणी कैसे सीखा था। तो ये रहा आंसर, ये लो ना, सब कुछ तो है सामने, परेशान होने वाली बात ही नहीं है स्टूडेंट्स। ये लो, ये देखो, आवर्त कितने 7, समूह या वर्ग कितने 18, ब्लॉक कितने 4, S P D F। ठीक, उसके बाद धातुएं किसमें पाई जाती हैं, तो धातुएं पाई जाती है S में, D में और F में। P ब्लॉक जो है उसमें धातुएं भी पाई जाती हैं, अधातुएं भी पाई जाती हैं, और कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो इनके बीच में होती हैं, जिनके गुणधर्म इनके बीच में होते हैं, उनको हम कहते हैं उपधातु। ठीक है, तो उसमें तीनों प्रकार के जो आपके तत्व हैं वो पाए जाते हैं। अच्छा, एक और बात, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, ये सारी चीज जो चीजें हैं, ये देखो, इसको मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। तो यहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 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 चलिए, तो पूरा का पूरा निबंध लिखना है किसके बारे में भाई, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। और ये जो निबंध है आपके सामने रहा। बात हो रही है आधुनिक आवर्त सारणी के नियम को कैसे कहा भाई, परमाणु क्रमांक के हिसाब से हमने जमाया हुआ है। किसके हिसाब से, परमाणु क्रमांक। किसके हिसाब से, तो भाई परमाणु क्रमांक। इसको बिल्कुल इस तरीके से आप ना ऐसे कर दो। आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसके पीछे की कहानी है परमाणु क्रमांक। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ा जाएगा। दीर्घाकार आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं भाई, तो एक्सपेंडेड या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसके क्या लक्षण है, तो इस सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं क्या, हाँ हैं। क्या कहा जाता है भाई, तो आवर्त कहा जाता है। ये लो यहीं चिपका दिया गया, ये हो गए आपके आवर्त। 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं यानी कि कहा जाएगा आवर्त। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें, छठे और सातवें आवर्त में क्रमशः इतने तत्व हैं। बिल्कुल सही बात, मतलब पहले में सिर्फ 2, कौन से, हाइड्रोजन हीलियम दिख रहे होंगे, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे वाले में कितने, तो भाई 8, 1, 2 और वहां 6 होंगे 8। तीसरे में कितने, 8, 1, 2 और वहां 6 होंगे 8। चौथे में 1, 2, वहां पर 8, टोटल कितने हो गए, सॉरी वहां पर 6, टोटल हो गए 8, और ये बीच वाले 10 यानी कि 18। अब यहां पर आओ, तो पहले में कितने 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, 18, 32 और अंत में कितने हैं भाई आपके 26। ठीक, तो इस तरीके से आप किस आवर्त में कितने तत्व पाए जाते हैं वो दिया गया है। कहानी समझ में आ गई? चलिए अब क्षैतिज पंक्तियों की बात होगी। अब बात होगी किसकी, ऊर्ध्वाकार पंक्तियों की बात होगी। तो क्षैतिज को आप आवर्त कहते हैं, ऊर्ध्वाकार पंक्तियां जो होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, या तो हम वर्ग कहते हैं या फिर समूह कहते हैं। देखो कंप्यूटर से ये हाईलाइट करके भी रखा हुआ है, राइट। तो या तो वर्ग कहते हैं या फिर समूह कहते हैं। इन समूहों का भी विभाजन किया गया है बाएं से दाएं की तरफ कुछ इस तरीके से। पहला जो समूह है उसका एक और नाम क्या है भाई, IA। आई मतलब ये वो रोमन का आपका एक है, तो पहले का नाम है IA। दूसरे का नाम देखो सबके नाम लिखे हुए हैं, 2 से लेकर 18 तक इन्होंने सबके नाम लिखे हुए हैं। और इसको हम कहते हैं 0, 0
ठीक है, इसको हम बोलते हैं जीरो ग्रुप, या फिर हम इसको कहते हैं शून्य समूह। क्या कहते हैं? शून्य समूह, यानी कि उत्कृष्ट गैसों की बात हो रही है, निष्क्रिय गैसों की बात हो रही है। ध्यान से देख लो। तो ये वाली जो चीजें ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट करेंगे। हम काफी देर से पढ़ रहे हैं, इसलिए ये चीजें अभी तक आपके दिमाग में फिट हो गई होंगी। मैं पूरा नहीं बता रहा, वन बाय वन। पहला पॉइंट किसके बारे में? ध्यान से देखेंगे, स्टार्ट करेंगे आवर्तों के बारे में। दूसरा जो पॉइंट है वह समूह के बारे में बात करेंगे। इसके बाद भी कोई पॉइंट है क्या? देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल 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 है, बिल्कुल है। ये तो सिद्धांत है, ये जो लिखा गया है भाई परमाणु क्रमांक के आधार पर आपने रखा है, ये क्या है? ये सिद्धांत है। किसका? आधुनिक आवर्त सारणी का। तो ये तो सिद्धांत है, ये याद रखना है। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को एक साथ रखा गया है। बात तो बिल्कुल सही है, समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 3 उठाऊंगा, उससे समझाऊंगा। तो मैंने लिखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 3, 11, 19। कैसे लिखोगे? 2 और 1। कैसे लिखोगे? 2, 8 और 1। कैसे लिखोगे? 2, 8, 8 और 1। अब ध्यान से देखो, सबके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कैसी है? भाई समान है। इसका मतलब लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अंतिम कक्षा में कैसी है? एक समान है। इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान से ये चीज हमें पता चली। तो इनके गुणधर्म कैसे होंगे भाई? वो भी एक समान होंगे। इसलिए इनमें से हर कोई जो है वो एक बंध बनाता है। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब आपका जो पीरियोडिक टेबल है ना स्टूडेंट्स, उसी के अंदर सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो छुपे हुए हैं। सीधी सी बात, ठीक है। इसको नोट कर लो बढ़िया से। अगले पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। बिल्कुल, ये वाला भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक के तत्वों को लेंथेनॉइड कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक के तत्वों को हम कहते हैं एक्टिनॉइड। सवाल पैदा होता है, सर ये क्या हुआ, ये किधर से हुआ, क्या आया यहां पर ऐसे? तो ना क्या है बच्चों, डी ब्लॉक में जब आप कहां तक पहुंचते हैं? 57 तक। डी ब्लॉक में आप कहां तक पहुंचते हैं? परमाणु क्रमांक 57 तक। उसके बाद आप देखेंगे तो ये यहां पर 72 है। बीच में ऐसा गैप है, समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिएगा, ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना और ये वाला जो पार्ट है ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपको क्या मिलेगा? ध्यान से देखना। 57 के बाद गैप है और वो आपका 72 से स्टार्ट होता है। फिर मतलब ये कि यहां पर 57 के बाद 72 लिखा होगा। मुझे अभी पीरियोडिक टेबल यदि आप लेकर बैठे हैं तो मुझे बताइएगा क्या ऐसा है। ठीक, चलिए। तो 58 से लेकर 71 तक के जो तत्व होते हैं उसको क्या कहते हैं भाई? लेंथेनॉइड कहते हैं। और 90 से लेकर 103 तक के जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज, सभी धात्विक तत्व आवर्त सारणी में बाएं ओर तथा अधात्विक तत्व दाईं ओर रखे जाते हैं। सही बात है। ये देखो, ये देखो, ये सब तो हमने भयंकर तरीके से सीखा हुआ है। ध्यान से देखो, ये देखो, 1, 2, 3 सारे के सारे कैसे हैं भाई? धात्विक हैं। पी में इधर वाले धात्विक हैं, इधर वाले कैसे हैं? अधात्विक हैं। कहानी समझ में आ रही है? तो बहुत ही आसान है ना? चलो, तो ये ऐसे आपके 6 पॉइंट्स थे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं। किसके लिए भाई? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बात समझ में आ रही है? चलते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। दीर्घाकार आवर्त सारणी पर टिप्पणी करनी है, अभी अभी किया है, फिर से कर देंगे। और मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के दोषों को कैसे निराकरण किया गया इसके बारे में भी बात करनी है। कोई भी 2 उदाहरण देकर आपको समझाना है। बिल्कुल समझाएंगे। देखिए, सीधी बात यह है कि जो मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी है और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? तो देखो, उसी को एक और तरीके से इन्होंने पूछा गया है, दीर्घाकार आवर्त सारणी। अब दीर्घाकार क्यों कहते हैं? तो भाई इतनी बड़ी आवर्त सारणी यदि बनी होगी, ये देखो, ये देखो, यदि इतनी बड़ी आवर्त सारणी होगी, इतने सारे तत्व एक साथ यदि पाए जाएंगे तो वो दीर्घाकार तो होगा ही ना। चलो अब सवाल पर आते हैं। सवाल 2 अलग अलग तरीकों से पूछा गया। चलो, लिखा गया है सॉरी, ठीक, लिखा गया है परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर कहा जा सकता है कि तत्वों का जो रासायनिक गुण है
उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है, उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने बॉन्ड बनाएगा, कितने उसके क्या किस प्रकार के उसके रासायनिक गुण होंगे। समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो रास सोडियम और ये रहा मैग्नीशियम। भाई एक एक इलेक्ट्रॉन का ही फर्क है। होता क्या है, ध्यान से देखना। 281 282 आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कैसी है, अलग अलग है। अब आपका जो सोडियम होगा वो एक बॉन्ड बनाएगा, मैग्नीशियम जो होगा वो 2 बॉन्ड बनाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप ये वाली लाइन पढ़ेंगे, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है कि परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ जो उसके रासायनिक गुणधर्म है स्टूडेंट्स, वो भी क्या होंगे, वो बढ़ेंगे। ध्यान से देख लो, परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर कहा जा सकता है कि तत्वों के रासायनिक गुण उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में होंगे उससे पता चलेगा वो कितने बॉन्ड बनाएगा, कितने वो बॉन्ड बनाएगा। इससे पता चलेगा कि वो कौन से तत्वों के साथ जुड़ सकता है। कहानी समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं इसका, ध्यान से देखो। इसका अर्थ यह हुआ कि तत्वों को जब उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर क्रमबद्ध लिखा जाता है तो एक निश्चित अवधि के उपरांत समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है, जिसमें उनका रंग हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, सॉरी, ओके, रॉन्ग वर्नर और बरीने जो है वो उसके बारे में, बोरबेरी सर थे, उन्होंने बताया कि उपयुक्त आधार पर एक सारणी में निर्मित किया, कनेक्ट किया, जिसे दीर्घाकार प्रवर्धित आवर्त सारणी भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही थोड़ा सा और आपने यदि एक्सटेंड किया, उसके गुणधर्मों के बारे में यदि बात की तत्वों के, तो वो हो जाती है आपकी दीर्घाकार आवर्त सारणी। परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है। चलो, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के दोषों का निराकरण कैसे करेंगे? तो क्या कहते हैं भाई, देखो, आधुनिक आवर्त सारणी की जब भी बात होती है तो परमाणु क्रमांक के हिसाब से तत्वों को क्या किया जाता है, रखा जाता है उनके समूहों में और आवर्तों में। अब बात कर रहे हैं किसकी, मेंडलीव के संशोधित आवर्त सारणी की। तो इसमें क्या था, परमाणु भार को वैल्यू दी गई, ठीक है, परमाणु क्रमांक की जगह पर किसकी बात की गई, परमाणु भार की बात की गई, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, तो मेंडलीव में बात किसकी गई, परमाणु भार की गई, और आधुनिक आवर्त सारणी में किसकी गई, परमाणु क्रमांक की गई। तो पहला तो ये डिफरेंस था। दूसरा, इसमें समभारिकों को अलग से स्थान दिया गया है। किसको भाई, आपके आधुनिक आवर्त सारणी में। जो आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी थी ना स्टूडेंट्स, उसमें आपने समभारिकों के बारे में, समस्थानिकों के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। बात समझ में आ रही है? उस टाइम पर इनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं थी, पर जब आप बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की तो वहां पर समभारिकों को, समस्थानिकों को समझाया गया है। कहानी समझ में आ गई? तो ये आपका एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था जिसमें पूछा गया था दो चीजें, दीर्घाकार आवर्त सारणी जो कि इन 3 वैज्ञानिकों ने उसको कनेक्ट किया, रॉन्ग ने, वर्नर ने और मिस्टर बोरबेरी ने। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इन तीनों ने उसको क्या बनाया, थोड़ा सा और एडिट किया और उसको बनाया प्रवर्धित आवर्त सारणी या फिर दीर्घाकार आवर्त सारणी। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्या इसका कोई और भाग दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, तो उसके पहले सवाल बाद में आएगा। चलो, इसमें दुर्लभ मृदा धातुओं को अलग से लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड श्रेणियों के रूप में आवर्त सारणी में नीचे स्थान दिया गया। बिल्कुल सही है। ये देखो, ये देखो, दुर्लभ धातुएं हैं, रेडियोधर्मी होती हैं, ठीक है, परमाणु आकार और परमाणु भार बहुत ज्यादा होता है, एफ ब्लॉक में पाई जाती हैं। तो वही तो लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो इसको। कहानी समझ में आई? वही लिखा हुआ है। चौथे नंबर पे आते हैं, इनमें समान गुण वाले तत्वों को एक साथ तथा असमान गुण वाले तत्वों को अलग अलग स्थान दिया गया। बिल्कुल सही बात है, ध्यान से देखिए। ये एक समूह में पाए जाने वाले जो तत्व रहेंगे ना, वो एक प्रकार का आबंधन करेंगे। यानी कि यदि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पोटेशियम किसी की भी बात करें हम लोग, सॉरी हीलियम नहीं आएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम किसी की भी बात करें तो क्या होगा, एक एक आबंध आपके वो बनाएंगे, है ना। चलिए ये हो गया। 5वें नंबर पे, इसमें 8वें समूह के तत्वों को 3 ऊर्ध्वाकार स्तंभों में उनके क्रमशः परमाणु क्रमांकों के कारण रखा गया है। बिल्कुल सही बात है। तो ये भी एक अपडेट था भाई, हर चीज समय के हिसाब से क्या होती है, अपडेट होती है। तो ये भी एक अपडेट था किसमें,
तो आपकी जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें, आवर्त सारणी जो थी मेंडलीव की उसमें। कहानी समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहा है। अब पूछा गया है आवर्त सारणी के एक ही आवर्त में परमाणुओं के आकार किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। एक आवर्त की बात हो रही है, पक्का पक्का, और बात हो रही है आकार की। किसकी बात हो रही है? आकार की। तो सबसे पहले चलेंगे हम लोग यहां पर, ये देखो स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है आकार। क्या लिखा हुआ है? आकार। इस तरफ आने पर बढ़ता है, नीचे की तरफ जाने पर बढ़ता है। बात समझ में आ रही है? तो हम बात कर रहे हैं आवर्त की। किसकी बात कर रहे हैं? आवर्त में आकार आपका बाएं से दाएं की तरफ जाने पर क्या होगा? जब आप एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाओगे तो आकार में क्या परिवर्तन आएगा? बात समझ में आ रही है? समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? यहीं से देख लेते हैं हम लोग। उस तरफ जाने पर जो आकार है वो कैसा हो रहा है भाई? तो वो कम हो रहा है। मतलब ये है कि आकार इस तरफ बढ़ रहा है, उस तरफ नहीं बढ़ रहा है। आकार जो है इस तरफ बढ़ रहा है, वो ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है। इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। आप जैसे जैसे आवर्त सारणी में किस तरफ से आओगे भाई? इस तरफ से आओगे। मतलब ये हो गया आपका दाया तरफ हो गया, इससे आप बाएं तरफ की तरफ जाओगे तो इससे क्या होगा कि जो आकार है ना वो कैसा होगा? छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? ध्यान से देखो, लिखा हुआ है आवर्त सारणी के एक ही आवर्त में तत्वों के परमाणु आकार बाएं से दाईं ओर चलने पर वर्ग 1 से 17 तक क्रमशः, अच्छा बाई मतलब ठीक है, हमारे बाई की बात हो रही है, इसके बाई की बात नहीं हो रही है, ठीक है? बाई ओर से दाईं की तरफ यानी 1 से 17 तक जाने पर कैसा होता है? घटता है। परंतु शून्य वर्ग के तत्वों के परमाणु आकार कैसे होते हैं भाई? सबसे बड़े होते हैं। किससे? 17 से बड़े होते हैं। समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो भाई ये देखो अभी ये देखो, ये रहा आपका पहला, फिर ये दूसरा। जैसे जैसे आप उस तरफ जाएंगे जो आकार है वो क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा, छोटा 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 छोटा। ये पहुंच गए आप 1 से। इतना छोटा तो नहीं होगा, थोड़ा बड़ा होगा, इतना नहीं होगा, थोड़ा बड़ा होगा, बट हाँ तुलनात्मक तरीके से छोटा होने लगेगा। तो ये 1 था और ये आपका था 17, पर 18वां जो रहेगा ना वो और बड़ा हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही? तो वही चीज जो है यहां लिखी हुई है, इसको पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, है ना? देखो, वर्ग 1 से 17 तक क्रमशः कैसे होते हैं? घटते हैं। परंतु शून्य वर्ग मतलब 18वें वर्ग की बात हो रही है कि तत्वों के परमाणु आकार वर्ग 17 के तत्वों से उच्च होते हैं। क्योंकि इनका जो अष्टक होता है वो पूरा होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनकी अंतिम कक्षा में सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन में आपस में प्रतिकर्षण होने के कारण जो परमाणु की त्रिज्या है वो कैसी हो जाती है? बड़ी हो जाती है। लिखा होगा बाईं से दाईं ओर चलने पर तत्वों के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तथा बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। बात समझ में आ रही है? कक्ष संख्या जो है वो कॉमन रहेगी, वो एक ही रहेगी। प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है? फिर क्या लिखा हुआ है? परंतु कक्ष संख्या स्थिर रहती है, ठीक है? फलस्वरूप बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण नाभिक की ओर बढ़ता है। अब एक बात बताओ, आप यदि परमाणु को जानते हो तो आपने ये देखा है स्टूडेंट्स, इसी से करते हैं, ठीक है, कि भाई यहां होता है नाभिक और यहां होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक आपका पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव है। अब यदि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है तो पॉजिटिव चार्ज जो है नाभिक में वो भी बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल बढ़ जाएगा तो आसानी से ये जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो उसका जो साइज है वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। कहानी समझ में आई? जब आप बाईं और दाईं में बड़ा कंफ्यूजन है मेरे को, ठीक है? जब आप बाईं से किस तरफ जा रहे हो भाई? दाईं की तरफ। मतलब जब आप इस तरफ से एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जा रहे हो तो परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक के बढ़ने से प्रोटॉनों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। भाई किसी भी तत्व में किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन रहते हैं वही उसका परमाणु क्रमांक है। इस तरफ आने पर परमाणु की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। सॉरी, प्रोटॉनों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से क्या हो रहा है? आवेश जो है नाभिक पे वो भी बढ़ रहा है। आवेश कैसा है नाभिक पे भाई? पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा है? नेगेटिव है।
पॉजिटिव नेगेटिव आकर्षण होगा, आकर्षण होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ अंदर की तरफ आने की कोशिश करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आने की कोशिश करेंगे तो जो आकार है, त्रिज्या है, वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हो गई ना, देखो ना, हो गई ना। तो आकार कैसा होता जाएगा, जैसे जैसे परमाणु बढ़ेंगे वैसे वैसे जो आकार है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। वही लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, देख लिया, पक्का पक्का। अब शून्य वर्ग के तत्वों में ये चीज क्यों लागू नहीं होती है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। क्योंकि इसकी बाह्यतम कक्षा कैसी होती है, स्थायी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इस भैया इसका जो अष्टक है वो कैसा है, अष्टक जो है स्टूडेंट्स वो कैसा है भाई, पूर्ण है। अष्टक यदि पूर्ण होगा तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्थायी हैं। अब यदि स्थायी है तो नाभिक का उन पर उतना असर नहीं होगा जितना बाकी तत्वों पर होता है। कहानी समझ में आ रही है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। मतलब इस तरीके से आप बना सकते हो 1 से लेकर 17 और फिर वो वाला जो है वो बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये पैटर्न रहेगा आपका किस चीज का भाई, तो आपके आकार का। किसमें, तो आवर्त में। ध्यान से देख लीजिए एक बार, है ना। चलो हो गया ये वाला, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, है ना। देखो अगले सवाल में क्या पूछा गया भाई, आवर्त सारणी की किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में, ये तो पहले ही कर चुके हैं हम, बाएं से दाएं की तरफ जाने में निम्नलिखित गुणों में क्या परिवर्तन होता है, कौन सी चीजें, तो परमाणु त्रिज्या है, विद्युत ऋणात्मकता है, आयनन एंथैल्पी है, ठीक है, और हाँ ठीक है, तीन चीजें, परमाणु त्रिज्या है, विद्युत ऋणात्मकता है, आयनन एंथैल्पी है। उत्तर जो है वो यहां से आएगा, ये वाला जो भाग है इसको हटा देते हैं। बाएं से जाने पर देना है आपको, ये उनका कहना है, पर दीजिए, देना है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये देखने से पहले हम ये देख लेते हैं ना, ध्यान से देखो, ये लो, देख लो एक बार। सारी चीजें जो है पहले ही बता चुका हूं, इस तरफ आकार बढ़ेगा, नीचे की तरफ आकार बढ़ेगा, आयनन ऊर्जा उधर बढ़ेगी, ऊपर बढ़ेगी। इसको बढ़िया से एक बार देख लो और यहां आ जाओ। फिर अब बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको देखो एक बार। ठीक है, देख लिया, अब यहां पर आओ। चलो, परमाणु त्रिज्या, ठीक है, इस हिसाब से परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है, इस तरफ आने पर कैसी हो रही है भाई, कम हो रही है, उस तरफ जाने पर कैसी हो रही है, ज्यादा हो रही है, नीचे की तरफ आने पर बढ़ रही है, क्योंकि आपकी जो कोश होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई, तो ध्यान से देख लो, क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अभी इसका क्या करना, यह है, इसको आप ध्यान में रखकर इस वाले क्वेश्चन को अब आप पढ़ लेना, आपको ये चीज बढ़िया तरीके से बन ही जाएगी, बहुत ही आसान तरीके से यहां पर लिखी हुई है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया, परमाणु त्रिज्या, विद्युत ऋणात्मकता और आयनन एंथैल्पी, ये तीन चीजें हैं, बस वो उसको हमने वहां पर बना दिया है ना। चलो ध्यान से देख लो, सेम चीज है। ठीक है, अब पूछा गया है क्या है भाई, आवर्त सारणी के एक आवर्त और एक वर्ग में, आवर्त सारणी के एक आवर्त और एक वर्ग में तत्वों के धात्विक लक्षणों में परिवर्तन के कारण सहित व्याख्या करनी है। आवर्त सारणी के एक आवर्त और एक वर्ग में, वर्ग यानी किसकी बात हो रही है, तो भाई समूह की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, समूह की बात हो रही है। आवर्त सारणी के एक वर्ग और एक वर्ग समूह में तत्वों के धात्विक लक्षणों में परिवर्तन की कारण सहित व्याख्या करनी है। देखो नीचे की तरफ जाने पर क्या होगा, धात्विक गुण जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आकार बढ़ जाएगा, आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी से बाहर निकल जाएगा उस परमाणु से। जब इलेक्ट्रॉन ही जल्दी से बाहर निकल गया तो वो अच्छी धातु ही ना, मतलब ये देखो धातु जो है, ये नीचे वाला फ्रांशियम जो है उसका धात्विक गुण कैसा होगा भाई, सबसे ज्यादा होगा। क्यों होगा, वो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। अच्छी धातुएं इलेक्ट्रॉन दान करती हैं, अच्छी धातुएं इलेक्ट्रॉन खींच लेती हैं, इसलिए सोडियम एक अच्छी धातु इलेक्ट्रॉन देती है, इसलिए Na+। क्लोरीन एक अच्छी धातु है, इलेक्ट्रॉन ले लेती है, इसलिए Cl-। दोनों को मिलाया तो क्या बन गया भाई, केमिस्ट्री, दोनों के बीच की, जिसको हम क्या कहते हैं, NaCl। कहानी समझ में आ रही है। तो इस तरीके से नीचे जाने पर धात्विक गुणधर्म क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब ये तो हुआ, अब इस पर देखते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक, तो देखो किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर धात्विक गुण जो है वो क्या हो जाता है भाई, घटता है। कैसा होता है, घटता है। मतलब यहां पर एक सोडियम है, फिर यहां पर मैग्नीशियम है, यहां कहीं पर एल्यूमिनियम है, उसके बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस है और सल्फर है। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो दोनों हैं ये धातु हैं, ये जो है ये भी धातु है, पर ये कैसा है भाई, तो उपधातु है। ये कैसा है, उपधातु है। और ये दोनों कैसे हैं, तो अधातु हैं।
कहानी समझ में आ रही है? ये दोनों कैसे हैं? तो अधातु हैं, धातु उपधातु अधातु। तो उस तरफ जाने पर धात्विक गुण क्या हुआ भाई? कम हो रहा है। इस तरफ आने पर कैसा हो रहा है? तो ज्यादा हो रहा है। पी ब्लॉक की तरफ जाओगे तो धात्विक गुण कैसा होगा? कम होगा। इन सारी चीजों को हमने बढ़िया तरीके से यहां पर देखा है। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक, तो ये था आपका लिखा हुआ है ऊपर, है ना? इसको कनेक्ट कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पूछा गया है दूसरे आवर्त के तत्वों की हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता का उदाहरण सहित लिखिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रति, बात समझ में आ रही है? तो देखो, हाइड्रोजन कितने आबंध बनाता है भाई? तो ये रहा आंसर। देखो बहुत ही आसान है, ये रहा आंसर। कहां गया? ये रहा। हाइड्रोजन कितने आबंध बनाएगा? 1। ऑक्सीजन कितने बनाएगा? 2। वापस चलते हैं, ध्यान से देखते हैं। देखो ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने बनाएगा? 1। ऑक्सीजन कितने बनाएगा? 2 बनाएगा। तो वही है, हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2। अब आते हैं दूसरे आवर्त के तत्वों की हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता उदाहरण सहित बतानी है। ठीक, चलिए लिखा हुआ है, आवर्त में बाईं से दाईं ओर चलने पर, बाईं से किधर जा रहे हो? दाईं ओर चलने पर ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती है। ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता जो है स्टूडेंट्स, वो 1 से 7 तक कैसी होती है? बढ़ती है। जबकि हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है तथा फिर 0 तक क्रमशः घटती है। तो देखो लिखा हुआ है, द्वितीय आवर्त के तत्व कौन से? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? ध्यान से देखो, तो लिथियम बनाता है 1, ऑक्सीजन बनाता है 2, मतलब ये कि 2 लिथियम को 1 ऑक्सीजन अपने साथ रख सकता है। बात समझ में आ रही है? तो आपको इसका आंसर कहां मिलेगा भाई? तो यहां मिलेगा। ध्यान से देखो, यहां मिलेगा। कौन सा तत्व कितने आबंध बनाता है उससे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, कि उनके आपस में जो केमिस्ट्री है वो कैसी होगी। देखना ध्यान से, देखो तो लिथियम 1 ऑक्सीजन 2, लिख लो हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2, तो सबके ऑक्साइड बनाएंगे, सबके ऑक्साइड हाइड्राइड बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, लिथियम 2 ऑक्सीजन 1, बात समझ में आ गई। अच्छा, बेरिलियम कितने बनाएगा? 2 बनाएगा। बेरिलियम 2 ऑक्सीजन 2, तो BeO। तो इस तरीके से आप सबका देख लो ऑक्साइड, तो सबका ऑक्साइड देख लो आप। ठीक है, इसके बाद क्या है भाई? हाइड्राइड देख लो आप, सबके हाइड्राइड देख लो। लिथियम 1 हाइड्रोजन 1, एक एक से काम चल जाएगा। बेरिलियम 2 और हाइड्रोजन 1, इसका मतलब 1 बेरिलियम 2 हाइड्रोजन को होल्ड कर सकता है, BH2। इसी तरीके से बोरॉन कितने? तो बोरॉन 3 बनाता है, हाइड्रोजन कितने बनाता है? 1। देखो ऐसे करते थे ना हम, देखो बोरॉन कितने बनाता है? 3, हाइड्रोजन कितना? 1। ऐसे करते थे नहीं करते थे? बताओ क्या हो जाएगा? BH3। तो ये देखा तो है आपने। इसी तरीके से बाकी के भी देख लेंगे आप। कहानी समझ में आ रही है? तो ध्यान से देख लीजिए, ये था आपका क्वेश्चन और बड़ा ही अच्छा सवाल था ये, है ना? चलो देखो, अब क्या पूछा गया भाई? तत्व Mg आवर्त सारणी के द्वितीय समूह में है, यदि Mg का तुल्यांकी भार 12 है, तुल्यांकी भार 12 तो नहीं है, ज्यादा है, मैग्नीशियम है ना, 24 होगा, तो परमाणु भार ज्ञात कीजिए। नहीं, तुल्यांकी भार नहीं है ये क्या है? क्रमांक है, क्रमांक है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? तो ये क्या है भाई? क्रमांक है। क्लियर? चलिए, तो कितना हो जाएगा? तो देखो क्रमांक 12 है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? प्रोटॉन की जो संख्या है ना, वो कितनी है इसके पास भाई? 12 है। ठीक है, तो तुल्यांकी भार क्या होगा? संयोजकता कितनी होगी? तो Mg है आपका, ये हो गया 12, तो ये हो गया आपका 2, 8 और 2, तो संयोजकता कितनी होगी भाई? 2 होगी। तो तुल्यांकी भार क्या होगा? संयोजकता गुणा, सॉरी आपका परमाणु भार क्या होगा? तो तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता, तो कितना हो जाएगा? 12 गुणा 2 बराबर 24। ठीक है, और यही आपकी प्रोटॉनों की संख्या भी होती है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देख लो, लिखा है ना इसमें, देखो ना। Mg आवर्त सारणी के द्वितीय समूह में उपस्थित है, जिसकी बाह्यतम कोश में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, जिस कारण इसकी संयोजकता 2 है। बिल्कुल सही बात है। इसका जो तुल्यांकी भार है, परमाणु क्रमांक और तुल्यांकी भार, हाँ 12 है, सही है, गलत नहीं है ये, सॉरी, दोनों। तुल्यांकी भार अथवा भी आएगा इसमें, है ना, अथवा तुल्यांकी भार और आपका परमाणु क्रमांक। ठीक है, कितना है भाई? 12 है। तो कैसे करोगे? तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता करोगे तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। कितना आएगा भाई? 24 आएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर थोड़ा सा क्रिएट हुआ था, बट इट्स ओके, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट यदि है तो उसको आप पूछ लीजिए। ठीक, चलो
आगे बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर बताना है कि उसकी वर्ग संख्या क्या है और संयोजकता क्या है। तो स्टूडेंट्स बड़ा ही आसान है। देखो पोटेशियम की बात हो रही है, ये रहा 19, तो इसको बोलेंगे 2, 8, 8 और 1। संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, वर्ग कौन सा होगा भाई? तो वर्ग होगा आपका, वर्ग कौन सा होगा? वर्ग 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 होगा इसका। पोटेशियम है ना, पहला वर्ग होगा। पोटेशियम है तो वर्ग कौन सा होगा? पहला होगा। आवर्त कौन सा होगा? तो चौथा होगा। आवर्त भी लिख देते हैं इसका। तो आवर्त जो है वो हो जाएगा आपका 4, समूह जो है वो हो जाएगा आपका 1। पोटेशियम की बात हो रही है, वही लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। कोशों की संख्या 4 है, इसलिए जो आवर्त है वो आपका 4 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो। 1 इलेक्ट्रॉन है भाई बाहर, ये देखो स्टूडेंट्स, ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता 1 है, संयोजक 1 है, इसलिए आपका जो वर्ग संख्या है वो भी क्या होगी? इसकी 1 होगी। ध्यान से देखो, तो आवर्त होगा 4, समूह होगा 1 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो यहां पर दिया हुआ है। बात समझ में आ गई? चलो अगले सवाल में क्या पूछा गया है अभी? संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं और इन तत्वों की विशेषताएं बतानी है। संक्रमण तत्व, ठीक है, तो उसके लिए भी हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल के पास में और हम वहां पर आकर इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये देखो, ये लो संक्रमण तत्व। ठीक है, ये जो जिंक वाला समूह है ना स्टूडेंट्स, इसके अलावा जितने भी डी ब्लॉक में पाए जाने वाले तत्व हैं वो सभी कहलाते हैं संक्रमण तत्व। क्यों कहते हैं वो बता रहा हूं। देखो, इनका जो डी कक्षक होता है वो अपूर्ण होता है। इनके पास बहुत सारी ऐसी कक्षक होते हैं जो खाली होते हैं और इनका जो डी कक्षक होता है वो अपूर्ण होता है। बात समझ में आ रही है? मतलब डी में कितने आ सकते हैं भाई इलेक्ट्रॉन? ज्यादा से ज्यादा 10 आ सकते हैं। पर ये जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं उसमें 1 से लेकर 9 तक पाए जाते हैं, 10 नहीं पाए जाते हैं। तो कैसे बताओगे कि डी कक्षक कैसा रहेगा भाई? अपूर्ण रहेगा संक्रमण तत्व में, है ना। ये बहुत जरूरी सवाल है जो बड़ी कक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है इसमें, जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों से कम समानता प्रदर्शित करते हैं उन तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। पहली बात। दूसरी बात कि इनका जो डी कक्षक होता है वो अपूर्ण होता है। अभी कौन सी आपकी जो विशेषताएं हैं वो दर्शाते हैं भाई? तो संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, पहली बात। इनके संकुल यौगिक बनते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। तीसरा, इनकी जो संयोजकता है वो परिवर्तनीय होती है। इसलिए आप ध्यान से देखिए, मैंने इनके बारे में, संयोजकता के बारे में कोई बात नहीं की थी। इनकी जो संयोजकता है वो कैसी होती है? परिवर्तनीय होती है, वो बदलते रहती है। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने कोई भी बात नहीं की थी। इन तत्वों में रिक्त कक्षक होता है, अभी बताया गया था, जिसके कारण ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। उत्प्रेरक कौन? कैटलिस्ट, आग लगाने वाला, दो अभिकारकों को आपस में रिएक्ट कराने वाला क्या कहलाता है भाई? उत्प्रेरक। तो ये 4-5 प्रॉपर्टीज हैं किसके बारे में? संक्रमण तत्वों के बारे में। इसको बढ़िया से देख लो, यदि कोई डाउट है पूछ लो। अब पूछा गया है मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की 4 उपयोगिता बतानी है आपको। बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन को एक बार हम पहले भी देख चुके हैं, है ना, इसलिए जल्दी से आप देख लो। सारी चीजें हम पहले से एक बार देख चुके हैं। ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है, थोड़े से अलग तरीके से पूछा गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको देख लो आप। ठीक, ये लिखा हुआ है, क्लियर हो गया? ध्यान से देख लो। ये क्वेश्चन इसके पहले भी एक बार था, ठीक है, ये देख लो। पर इसकी क्या है, कुछ खामियां थी। देखो, इसकी कुछ एक खामियां थी, तो उस खामियों को उन्होंने यहां पर दर्शाया गया कि Ar जो था वो उससे पहले रखा गया था, कोबाल्ट जो है वो निकल से पहले रखा गया था, और Te जो है वो आयोडीन से पहले रखा गया था। इसमें समस्थानिकों के बारे में कोई भी बात नहीं की गई थी, तो ये भी किसकी खामी थी, आप उसको लिमिटेशन कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए। अब यहां पर आपकी पूरी तैयारी हो गई है। ये जो चैप्टर है कौन सा भाई? तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण, है ना। तो इसी तरीके से जो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए पूरी जो एजुकेशन है वो लेकर आया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सवाल पैदा होता है, सर इसको कैसे पता करें, है ना, हमें जो भी वीडियो देखनी है या हमें जो भी चैप्टर के बारे में देखना है उसके बारे में हम कैसे पता करें? यूट्यूब में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए, इसके 2 तरीके। पहला तो ये कि चैनल पे हर चीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, पर यदि आप वहां पर भी अटक रहे हैं या आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप क्या करें, आप गूगल पे जाएं और सर्च करें magnetbrains.com, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहां पर जाकर आपको रजिस्टर करना है। अब सामान्यतः ऐसा होता है कि जो रजिस्ट्रेशन होता है ना वो चार्जेबल होता है सभी जगहों पर,
पर आप ध्यान रखें यहां पर पूरा का पूरा जो कंटेंट है स्टूडेंट्स वो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि आपको किसी भी प्रकार का पैकेज खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई कूपन वाला सिस्टम नहीं है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ एक क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने होगा आपके विषय से संबंधित सारी की सारी जानकारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के बारे में यदि आप पढ़ना चाहें तो वो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? सारे कोर्सेज दिए हुए हैं, सब चीजों के बारे में बताया गया है एंड दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कहानी समझ में आ रही है? अब मान लेते हैं कि आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो आप यहां क्लिक कर दीजिए, आपको यदि मैथ्स पढ़नी है तो आप यहां क्लिक कर दीजिए। क्लिक मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही आपने यहां पर क्लिक किया तो आपको क्या मिला भाई? देखो आपको मिला क्या? तो कक्षा 9वीं का रसायन विज्ञान, कक्षा 10वीं का रसायन विज्ञान, सब कुछ यहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हर चैप्टर के हमने बनाए हुए हैं 1 शॉट वीडियोस। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, स्टेट बोर्ड सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब सब कुछ जिससे आपके एग्जाम में अच्छी तैयारी हो सकती है। वो पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो यहां पर अवेलेबल है। बात समझ में आ रही है? तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहां पर एक छोटा सा क्लिक करना है ऐसे करके और सारी चीजें आपके सामने होंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि ये। अब देखिए इसमें पूरे चैप्टर्स के लिए एकदम डिटेल्ड वीडियोस हैं, एमसीक्यूज हैं और भी वो सारी चीजें जिसके बारे में मैंने आपको साथ अभी डिस्कशन किया हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें आपको यहां पर अवेलेबल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि यदि आप कक्षा 6वीं से 12वीं तक किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी क्लास में, किसी भी बोर्ड में यदि हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है और वो है आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जो आपको प्रोवाइड कराता है एजुकेशन बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? तो अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।